हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टर्मिनल पे प्रोग्राम को रन कराया था, राइट। किसी भी तरीके से हम लोग कैसे अपने जो सी प्रोग्राम हम लोग ने लिखा है उसको हम लोग टर्मिनल पे कैसे रन करा सकते हैं, राइट। तो उसमें बहुत सारे केसेस को हम लोग ने डिस्कस किया था कि जब हमारी फाइल किसी फोल्डर में हो तो किस तरीके से टर्मिनल में रन कराना है उसको, राइट। हमारा जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता था वो क्या बनता था, ए डॉट आउट फॉर्म का बनता था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मेरे को अपने मर्जी का बनाना है एग्जीक्यूटेबल फाइल, अपने मर्जी के नाम देना है, जैसे मैंने बोला था सी आर डॉट आउट, राइट। तो सी आर डॉट आउट के नाम से बनाना था तो मैं क्या किया था, सिमिलरली सिंटेक्स में कुछ चेंज करके अपने मर्जी का एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दिया था, राइट। तीसरा चीज़ हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारा पर्टिकुलर कोई प्रोग्राम जो हम लोगों ने लिखा है वो फाइल अगर हमारी डेस्कटॉप पे है तो उसको कैसे टर्मिनल में हम लोग रन कराएंगे, राइट। तो ओवरऑल हम लोग ने सारे केसेस डिस्कस कर लिए थे जिससे हम लोग कोई भी पर्टिकुलर अगर हमारे पास सी फाइल है तो उसको हमको किस तरीके से टर्मिनल पे रन कराना है, राइट। अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं उस चीज़ से। तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो सीखने वाले हैं यहाँ पे वो है हमारे पास कमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग, राइट। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका यूज़ समझते हैं कि इसका यूज़ क्या है, क्यों हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, राइट। देखो, पहली चीज़ हमेशा माइंड में ध्यान रखना, जैसे आप जब भी कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखते हैं ना, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन और भी बहुत सारी चीज़ें जब आप लिखते हैं अपने प्रोग्राम में तो वो सारी की सारी चीज़ें प्रोग्राम का पार्ट होती है आपके, राइट। जब आप उसको टर्मिनल पे ले जाएंगे कंपाइलेशन के लिए तो वो जो आपने सारी की सारी चीज़ें लिखी है ना वो सारी की सारी चीज़ें कंपाइल होंगी। बट अगर आप यहाँ पे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कमेंट्स, कमेंट्स आर नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ प्रोग्राम। समझ में आया बात। कमेंट्स प्रोग्रामिंग का एक्चुअल पार्ट नहीं होता है। कंपाइलेशन के बाद ये चीज़ कंपाइल नहीं होगी आपकी। समझ में आई बात। तो एक चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दे आर नॉट द दे आर पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखें कि जो कमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली हमारे प्रोग्रामिंग के पार्ट नहीं होते हैं, राइट। ये कंपाइलेशन के लिए नहीं जाते हैं। दूसरा पॉइंट समझते हैं, जब ये एक्चुअली हमारे प्रोग्रामिंग के पार्ट होते नहीं है तो इनको हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं। हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम सारा प्रोग्राम लिख रहे हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोग प्रोग्राम में लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो सारा सारा कंपाइल होगा तभी तो मैं लिख रहा हूँ। वो चीज़ मेरी कंपाइल होगी ही नहीं तो मैं क्यों लिखूंगा उस चीज़ को। कॉमन सेंस सी बात है, राइट। तो अब इसका यूज़ ये है कमेंट्स का कि जनरली क्या होता है कि चलो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग तो बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम आएंगे, प्रोग्राम टू प्रिंट नेम, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, मतलब बहुत सिंपल सिंपल के प्रोग्राम आएंगे, ठीक। देखो, छोटे छोटे स्टेप से ही ना आगे बढ़ता है तो उसी तरीके से अभी सिंपल सिंपल प्रोग्रामिंग करेंगे। जब इसमें कमांड आ जाएगा तो फिर आप हाई लेवल की प्रोग्रामिंग करने लग जाएगा, राइट। तो मतलब आगे जो चैप्टर आएगा हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, वहाँ पे आप लंबे लंबे प्रोग्राम लिखेंगे, राइट। तो उससे होगा क्या कि जब आप बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हो ना तो प्रोग्रामिंग इज टोटली बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ योर ग्रामेटिकल नॉलेज ऑफ प्रोग्राम प्लस द लॉजिक बिल्डिंग, राइट। जो आप लॉजिक लगा रहे हैं प्रोग्राम में, जो आप लॉजिक यूज कर रहे हैं उस किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम को लिखने के लिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोग्रामिंग का, राइट। तो कमेंट्स में क्या होता है कि कमेंट्स की मदद से आप वो लॉजिक लिख सकते हैं ऊपर। समझ में आई बात। अब क्यों लिखना मेरे को लॉजिक, लॉजिक इसलिए आप लिखेंगे क्योंकि आपने सोचो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आया आपके पास, ठीक। आपने उसको कोड किया, आपने अपना पूरा कोड लिखा। हुआ क्या कि उसी कोड को आपने कमेंट्स वहाँ पे कहीं भी यूज़ नहीं किया, ठीक। उसका पूरा आपने कोड लिख दिया और उसको फाइल को सेव करके टर्मिनल पे रन कराया, सब कुछ सही निकला आउटपुट आपका, ठीक। आप खुश हो गए। बट हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब आप वापस उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे अटैक करने गए तो हो गया आपको लॉजिक याद नहीं आया, आपको याद नहीं आया कि मैंने उस टाइम पे क्या लॉजिक यूज़ किया था, ठीक। तो जब आप वापस वो पर्टिकुलर फाइल खोलेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। क्यों समझ नहीं आएगा? क्योंकि आप पूरा स्टेप्स तो देखेंगे बट आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने ये चीज़ लिखा क्यों, क्या लॉजिक लगा है, ठीक। हो सकता है कोई इंटेलिजेंट बच्चा उसको देख के समझ में आ जाए कि हाँ ये यहाँ पे मैंने ये चीज़ यूज़ किया ना इसका मतलब मैंने ये लॉजिक लगाया होगा, राइट। बट हो सकता है बहुत सारे एवरेज बच्चे होंगे या फिर बिलो एवरेज बच्चे होंगे जिनको मतलब दिक्कत होगा, परेशानी होगी चीज़ समझने में। तो कमेंट्स यहाँ पे आपका मदद करता है। वहाँ पे जब भी आप कमेंट कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखेंगे ना बड़ा बड़ा, जब बहुत बड़ा आप प्रोग्राम लिखिएगा तो हमेशा कमेंट्स का यूज़ करिए कि वहाँ पे बताइएगा, हर पॉइंट पे बताए कि यहाँ पे मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक। जस्ट लाइक मैथ्स, ये हमेशा मैं बोलता हूँ, प्रोग्रामिंग को आप कंपेयर कर सकते हैं मैथ्स के साथ, राइट। मैथ्स में आप क्या करते थे, मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर इक्वेशन लिखा, जैसे मैं भी लिख के दिखाता हूँ। जैसे सपोज
आपने आपके पास दो इक्वेशन होता था, राइट। सिंपली जैसे मान लो बहुत नॉर्मल सा इक्वेशन की लिखा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 सपोज, राइट। दिस इज वन इक्वेशन। इसके बाद इसको फिर आपने आपका मतलब मैथ में क्या लिखते थे, थोड़ा सा डॉट 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 करके यहाँ पे आप लिख देते थे स्टेप 1, या फिर ब्रैकेट में लिख देते थे इस तरीके से 1 फर्स्ट स्टेप, ठीक। फिर उसके बाद आप मान लो दूसरा इक्वेशन आपको मैथ्स में दिया है, दैट इज आप लिखते हैं इसको x माइनस वाई सपोज इक्वल्स टू दे दिया है आपको 5, 5 नहीं देंगे, मैं मेरा मन कर रहा है इसको लिखने का, चलो 8 कर दिया, ठीक। ये है गया हमारे पास स्टेप 2। तो अगर आपको मान लो ये दो इक्वेशंस दिए मैथ की और आपको इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यू निकालना है एक्स और वाई की, तो बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप में लिखते थे ना एक स्टेप नीचे एडिंग, या फिर डायरेक्टली मैं इसको लिख दूंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप 18, और फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखोगे डॉट डॉट करके, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखोगे एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, राइट। ओहो सॉरी, उससे आप एक्स की वैल्यू यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज 9, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 9, तो आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू, आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज दिख रहा है मेरे को 1 मिलेगी वाई की वैल्यू, ठीक। तो एक्चुअली आपने ये जो स्टेटमेंट लिखा ना यहाँ पे, ये वाला स्टेटमेंट कौन सा, ये एडिंग 1 एंड 2, ये क्यों लिखा आपने, क्यों लिखा, सोचो। आपने इसलिए नहीं लिखा कि आपका जो आप एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ ये बंदा ने इक्वेशन 1 ये है, इसका इसका इक्वेशन 2 ये है, फिर इसने इस स्टेप में क्या किया है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया। तो एग्जामिनर को समझ कैसे आया कि आपने ऐड किया है, तो एग्जामिनर इंटेलिजेंट होगा तो बिल्कुल समझ आ जाएगा उसको, साफ साफ दिखेगा। बट जस्ट टेक इट एज अ प्रॉब्लम, आपने एडिंग 1 एंड 2 लिख दिया तो एग्जामिनर को समझ में आ गया कि आपने इस स्टेप में क्या किया, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है, राइट। सिमिलरली हम लोग सी प्रोग्रामिंग में कमेंट्स का यूज इसी तरीके से करते हैं। आप हर स्टेप में जो लॉजिक लगाएंगे वहाँ आप कमेंट्स में लिख देंगे, तो जो आपका प्रोग्राम है, जो आप खुद प्रोग्राम देखेंगे बाद में, तो आपको एकदम फटाफट दिमाग में क्लियर हो जाएगा, अच्छा मैंने यहाँ पे ये लॉजिक लगाया था, यहाँ पे ये लॉजिक लगाया था। इनफैक्ट ये इसलिए भी आसान होगा कि आपका कोई दूसरा बंदा को आप ये प्रोग्राम भेजेंगे, मान लो वही प्रॉब्लम दूसरे बंदे के पास आया, वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, राइट। तो वो आपका मदद मांगा, तो आपने उसको अपना कोड उसको शेयर किया, तो जब वो कोड देखेगा तो कमेंट्स लिखे होंगे ना इस तरीके से, जैसे यहाँ पे मैंने कमेंट्स लिखा, तो उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा इस बंदे ने इस लॉजिक का यूज करके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्रैक किया, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स का यूज कर सकते हो। तो कमेंट्स का बेसिक यूज हमारे पास यही होता है। इनफैक्ट ऑफिस पर्पस में भी आप कमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, तो समझ में आए कमेंट्स का क्या यूज होता है। कमेंट्स की मदद से आप अपने पर्टिकुलर प्रोग्राम को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, समझ में आई बात, ठीक। अच्छा, अब कमेंट्स को लिखते कैसे हैं। बेसिकली हमारे पास कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, ठीक। सिंगल लाइन कमेंट जो सिंपली इस तरीके से लिखा जा सकता है, और एक होता है हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट जो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट का मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि अगर आपका कमेंट सिर्फ एक लाइन का है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर आपका कमेंट इस लाइन का है मतलब मल्टीपल लाइंस कंटेन करता है, तो आप ये तरीके का सिंटेक्स यूज करके कमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक। इसको मैं अभी लिख के भी दिखाऊंगा, ठीक। तो आप कोई भी पर्टिकुलर मेथड यूज कर सकते हैं कमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। जैसे यहाँ पे आपने एग्जांपल देख सकते हैं कि दिस इज पर्टिकुलर प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग नेम। हमेशा मैंने एक ही प्रोग्राम यूज़ किया, बाद में मैं बहुत सारे प्रोग्राम भी यूज़ करूँगा। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, यहाँ पे मैंने कमेंट यूज़ किया है प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग नेम। तो आपको इस पर्टिकुलर कमेंट से समझ में आ गया ये प्रोग्राम किस चीज़ का लिखा है, अपना नाम को प्रिंट करने का लिखा हुआ है, राइट। तो एक नॉर्मल सा टिपिकल यूज है कमेंट का, ठीक। इसको हम लोग मतलब ये प्रोग्राम मैंने बहुत बार रन किया, क्योंकि इसके ऊपर वाला जो प्रोग्राम था वो भी यही वाला सेम प्रोग्राम था, नाम को प्रिंट करना। तो इसलिए यहाँ पे अब वापस से रन करना वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा, राइट, ठीक। तो अब हम लोग कमेंट्स में इतना हम लोगों ने देख लिया। अगर आपको एक टिपिकल एग्जांपल चाहिए कमेंट्स का तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। जस्ट लेट मी चेक फॉर नोटपैड, एक सेकेंड। अब मैं नोटपैड पे जाता हूँ, वेयर इज़ माई नोटपैड, दिस इज माई नोटपैड, ठीक। जनरली मैं नोटपैड पे ही लिखूंगा अपना प्रोग्राम्स, ताकि मैं बार बार आपको टर्मिनल का यूज़ करूँ। फर्स्ट स्टार्टिंग लेक्चर्स में नोटपैड पे ही करूँगा, फिर बाद में मैं वापस ऑनलाइन कंपाइलर में क्या हो जाऊँगा, शिफ्ट हो जाऊँगा, राइट। तो नॉर्मल हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखते हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेशन कराता है, लाइक एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, इस टाइप के प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक।
जैसे आपके पास सपोज मतलब मैं कौन सा प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ वो मैं कमेंट्स में दिखा देता हूँ, ठीक। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला कमेंट यूज किया है, कौन सा, प्रोग्राम फॉर नाउ लेट मी स्टार्ट विद द प्रोग्राम दैट इज हैश। एक बार मैं सारा प्रोग्राम लिख दूंगा, फिर उसके बाद आपको बारी बारी समझाता हूँ। तो तुम्हारे सामने मैंने पूरा प्रोग्राम लिख दिया, राइट। तो ये यहाँ पे आप अगर मैं ट्राई करूँगा तो आपको समझाने का, देखो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, तो इसलिए बहुत आपको टफ नहीं लगेगा ये चीज़। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एडिशन की स्पेलिंग यही होती है। मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, राइट। तो ये हमने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिख दिया है यहाँ पे, प्रोग्राम फॉर अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला लाइन क्या है, कमेंट्स यूज किया हमने, ठीक। यहाँ पे आप ये साइन से समझ चुके होंगे कि क्या है, कमेंट्स का साइन होता है, ठीक। तो प्रोग्राम फॉर अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन टू इंटीजर्स, तो समझ में आया कि ये कौन सा सी प्रोग्राम है। ये बेसिकली सी प्रोग्राम है अलजेब्रिक ऑपरेशन, कोई भी तो इंटीजर आपको दिया होगा, आप उसको उस पर सारे अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाएंगे। अलजेब्रिक ऑपरेशन बोले तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। तो ये क्या बताता है, बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हैश का टर्म आप देख रहे हैं, तो उसके आगे वाला जो टर्म होता है वो क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, सब पढ़ाया हुआ है, ठीक। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट लाइन हमको ये कहता है कि stdio डॉट एच फाइल जो है वो हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाए, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इंट मेन, तो यहाँ पे मेन फंक्शन आ गया है, ठीक। तो इसका मतलब हमारा एक्चुअल प्रोग्रामिंग क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक। फर्स्ट लाइन क्या, इंट एक्स इक्वल्स टू 10, तो हम लोग ने बेसिकली एक वेरिएबल को डिफाइन किया जिसका जो इंटीजर डेटा टाइप का है, और उसके अंदर इनपुट क्या डाला है मैंने, 10 डाला है। फिर लिखा मैंने इंट वाई इक्वल्स टू 20, तो दूसरा वेरिएबल मैंने डिफाइन किया जो अगेन इंटीजर डेटा टाइप का, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, 20 है, ठीक। प्रिंटफ परसेंट डी कॉमा एक्स प्लस वाई, तो प्रिंटफ क्या होता है, हमारे पास एक लाइब्रेरी फंक्शन है। फंक्शंस क्या होते थे, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं प्रोग्राम में जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो प्रिंटफ जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या टास्क परफॉर्म करता है, आउटपुट को प्रिंट करता है।
राइट। तो प्रिंटफ परसेंट डी, तो प्रिंटफ जो होता है ना बेसिकली, जो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक, इसके अंदर जो चीज लिखा हुआ है उसको प्रिंट करेगा। तो प्रिंटफ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा है, परसेंट डी लिखा हुआ है। तो परसेंट डी किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, इंटीजर्स का होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, सब लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप जान लीजिए कि जो परसेंट डी होता है वो किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, इंटीजर्स का होता है। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि जो प्रिंटफ है, ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारे पास, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रिंटफ एक इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब वो इंटीजर वैल्यू क्या होगी, बेसिकली यहाँ पे जो मैंने लिखा है x प्लस वाई, वो ये इंटीजर वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक, तो यहाँ पे अगेन आप कमेंट्स देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, एडिशन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो लाइन बता रहा है वो क्या बता रहा है आपको, एडिशन बता रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी प्रिंट एफ परसेंट डी एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है, राइट। तो ये वाला लाइन क्या बता रहा है हमको, सब्ट्रैक्शन बता रहा है। एक्स इंटू वाई यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला लाइन क्या बता रहा है हमको, ये वाला लाइन हमको बता रहा है मल्टीप्लीकेशन। एंड अगेन प्रिंटफ परसेंट डी एक्स बाय वाई लिखा होता है, ये वाला लाइन हमको क्या बता रहा है, व्हाट डज दिस लाइन स्टेट्स एज डिवीजन। ठीक, तो अब आप कोशिश कर सकते हैं इसका आउटपुट जनरेट करने के लिए। आउटपुट क्या हो सकता है इसका, ठीक, इसको हम लोग टर्मिनल पे भी क्या कर सकते हैं, रन करा के देखेंगे। ठीक, तो ये सब हमने कमेंट्स यहाँ पे यूज किए। तो ये जो हमने कमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ना यूज किया हुआ है, ये सारे के सारे कमेंट्स, सॉरी ये जो कमेंट्स आप देख रहे हैं, हाँ ये पूरा ले लेगा इसे। ठीक, तो ये यहाँ पे ये वाला जो टर्म देख रहे हैं ना, स्लैशेस के आगे जो आप टर्म देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीज क्या है, हमारे पास कमेंट्स है। ठीक, तो ये सब हमारे प्रोग्राम जब आप कंपाइल कराने चाहेंगे तो ये सारी चीज कंपाइल नहीं होगी, ये सारी चीज एडिटिव यहाँ पे स्टोर रहेगी। कंपाइल क्या होगा हमारे पास, ये वाला पोर्शन कंपाइल होगा, जो ये है ना कमेंट्स को, इस कमेंट्स को हटा के जो बचा हुआ पोर्शन सारा का सारा यहाँ पे क्या होगा, कंपाइल होगा। ठीक, अब हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। तो अगेन क्या करेंगे, इसको हम लोग सेव करेंगे। तो सेव कहाँ पे करता हूँ, सपोज मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ। ठीक, और ये हमारे पास प्रोग्राम ऑपरेशन है। तो ये इसका नाम मैं कोई फाइल का रख देता हूँ, वंडर वोमन, वंडर वंडर डॉट सी लग देता हूँ, छोड़ना, वंडर डॉट सी मैंने फाइल का नाम कर दिया। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दूँगा। ठीक, तो मैंने इस चीज़ को डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू टर्मिनल। ठीक, तो टर्मिनल पे हम लोग जाएंगे। तो टर्मिनल यहाँ पे है। तो अब हमको पता नहीं कि हमारा टर्मिनल कहाँ पे है। ठीक, हम वी डोंट हैव आइडिया कि हमारा टर्मिनल कहाँ पे। तो हम लोग चेक कर सकते हैं कैसे, एल दाब के। एल क्या होता था, लिस्ट। एल करने से क्या बताया था मैंने, टर्मिनल बता देता था कि जिस पर्टिकुलर फोल्डर में टर्मिनल प्रेजेंट है अभी, वहाँ पे कौन कौन से सीके फाइल हैं, इनफैक्ट कितने भी प्रोग्रामिंग के कितने फाइल्स हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या बता रहा है, डॉट वी एस को, 3D ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट्स, ये सारे फाइल्स यहाँ पे क्या है हमारे पास प्रेजेंट है, जिस फोल्डर में हमारा टर्मिनल अभी है। तो ऑब्वियस बात आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनल जो हमारा अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नाम भी लिखा हुआ है कि कहाँ पे टर्मिनल हमारे पास है, यूजर में टर्मिनल हमारे पास है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, इनफैक्ट फाइल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, तो हमारा टर्मिनल साफ साफ है कि डेस्कटॉप पे नहीं है। तो हम लोग डेस्कटॉप पे टर्मिनल को लाएंगे किस तरीके से, सीडी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। तो इससे हमारा टर्मिनल डेस्कटॉप पे आ गया है। अगेन हमारे पास फाइल जो था वो कहाँ है, फाइल का नाम क्या था, वंडर डॉट सी, राइट। तो वंडर जीसीसी वंडर डॉट सी, इसे कर लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ये पूरा कंपाइल हो गया। यानी ये जो वाला जो स्टेप था, ये हमारा किसका स्टेप था, कंपाइलेशन का स्टेप था ये वाला। ठीक, तो हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है और कोई एरर नहीं शो होगा। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, मैं कोडिंग कर रहा हूँ तो एरर थोड़ा सा आसानी से शो ही होगा। सॉरी माय मिस्टेक। तो अब मैं इसका एग्जीक्यूटेबल फाइल, ऑब्वियस बात है ये फाइल कंपाइल हो चुकी है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा, दैट इज ए डॉट आउट का फाइल बनेगा, बट वी आर वर्किंग ऑन विंडोज, सो हमारा जो फाइल बनेगा वो ए डॉट ई एक्स का बनेगा। ठीक, जनरली मैं जो जहाँ कॉलेज में पढ़ता हूँ ना, वहाँ पे लिनक्स उबंटू वाला मतलब क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे ए डॉट आउट लिखता हूँ, तो आदत है मेरा ए डॉट आउट लिखने का। बट विंडोज़ पे हम लोग काम करें तो आप लोग ए डॉट ई एक्स लिखेंगे। ठीक, तो इस वजह से मैं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक, ये सारी सारी चीज़ें प्रिंट हो चुकी है, बट आउटपुट कुछ अजीब नहीं आ रहा है। 10 -10 200, अच्छा बहुत लोग को ये समझ ही नहीं आ रहा कि कैसा आउटपुट आ रहा है। ठीक, एक्चुअली रीज़न इस टाइप का आउटपुट आने का क्या है कि यहाँ पे जो जितने भी आउटपुट आएंगे ना वो सेम ही लाइन में आएंगे। ठीक, मतलब इन सेंस मैं यहाँ पे कमेंट्स लगा के आपको सिखा देता हूँ अगेन कि आउटपुट हमारा क्यों आ रहा है इस टाइप से। तो देखो, एक तो सिंगल लाइन कमेंट मैंने यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करा, अब मैं मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। देखो हमारा आउटपुट क्या होना, एक ही लाइन में आएगा। ठीक, एक ही लाइन में आएगा हमारा आउटपुट। तो एक्स प्लस वाई क्या होता है हमारे पास,
30 होता, तो यहाँ पे ऐसे 30 लिखा भेज देता हूँ, यहाँ पे 30 लिखा जाएगा, ठीक। फिर नीचे क्या है, x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई क्या होता है हमारे पास, -10 होगा, 10 माइनस 20 ऑब्वियस बात -10 होगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। फिर x इंटू वाई क्या होगा हमारे पास, 200 हो जाएगा, राइट। फिर x बाय वाई है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2, राइट, 1/2 यानी 0.5, बट 0.5 यहाँ से आप वैल्यू इसको देखेंगे, x बाय वाई करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 1/2 आ रही है, दैट इज अ फ्रैक्शन, 0.5 वैल्यू आ रही है, बट ये प्रिंट जीरो करेगा। क्यों जीरो करेगा, क्योंकि जो हमारे पास x है, एक्चुअली ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप कन्वर्जन इन सी में, वहाँ पे आप बेटर क्लियर होगा कि यहाँ पे 0.5 था तो यहाँ पे जीरो क्यों प्रिंट हुआ। आप अभी इस तरीके से इसको ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंट डी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे यूज क्या है, परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, राइट। तो परसेंट डी क्या होता है, इंटीजर को प्रिंट करता है, तो 0.5 में जो इंटीग्रल पार्ट जुड़ा है उसको वो क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अभी तक के लिए ये लॉजिक आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, बट क्योंकि आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों ये प्रिंट किया। मैंने बताया ना, टॉपिक आता है सी में, टाइप कन्वर्जन इन सी, राइट। वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं नहीं चाहता कि आप ये गलत लॉजिक माइंड में रखें, तो इसलिए मैं यहाँ पे ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बाद में वहाँ पे तो डिटेल में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ये जीरो इसलिए प्रिंट करेगा, हमेशा ध्यान रखना एक पार्ट, मैं यहाँ नोट्स में जाता हूँ अपने, दिस इज आवर नोट। देखो हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखो, इसको हटाओ मिटाओ, ठीक। क्या पॉइंट ध्यान रखो, देखो जैसे सपोज मान लो यहाँ पे मान लो z इक्वल्स टू एक्स बाय वाई, मतलब फ्लोट है, फ्लोट FLOAT फ्लोट, z इक्वल्स टू वहाँ पे x बाय वाई लिखा होता है, राइट। बहुत लोगों को पता नहीं कि फ्लोट क्या है, अभी हम लोग को यही पता नहीं था इंट क्या था, फ्लोट क्या है, इन लोग बहुत लोग को हो सकता है नहीं पता हो, ठीक। देखो फ्लोट क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ, जस्ट इसके बाद ये देख रहे हैं ना आप, वेरिएबल्स नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरिएबल्स आप देख सकते हैं, ठीक। वेरिएबल नेमिंग रूल्स, फिर उसके बाद आप देखेंगे डेटा टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, डेटा टाइप्स, राइट। तो अभी जस्ट मैं फ्लोट इसी लेक्चर में, आज ही के लेक्चर में बता दूंगा कि फ्लोट होता है क्या, डेटा टाइप्स है ये। तो फ्लोट में हमारा क्या है, एक डेटा टाइप है, ठीक। फ्लोट भी क्या है हमारे पास, एक डेटा टाइप है। फ्लोट जो होता है ना, फ्लोट जैसे इंट होता है, इंट क्या होता था हमारे पास, इंटीजर वैल्यू को क्या करता था, स्टोर करता था। फ्लोट जो होगा हमारे पास वो डेसिमल वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक। यानी मतलब जो जेड की वैल्यू होगी ना वो हमेशा डेसिमल रहेगी, इंटीजर नहीं है निकलेगी जेड की वैल्यू। अगर मान लो जेड की वैल्यू इंटीजर भी होगी तो वो बेसिकली आउटपुट जो देगा ना, जैसे मान लो 1 है, जेड की वैल्यू आ गई बाय कैलकुलेशन किसी तरीके से, मान लो वैल्यू 1 आ गई, तो 1 तो इंटीजर वैल्यू है, बट फ्लोट लगा हुआ है ना, तो फ्लोट हमेशा डेसिमल वैल्यू को भी क्या करता है, प्रिंट करता है। तो आउटपुट आप जानते हैं 1.60, 1 2 3 4 5 6, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। तो फ्लोटिंग नंबर्स क्या होते हैं, इस तरीके से प्रिंट करते हैं, ठीक। फ्लोट अगर हमारे पास जो होता है वो क्या करता है, हमारे पास इस तरीके से आउटपुट जनरेट करता है, ठीक। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि x की वैल्यू वहाँ पे क्या थी, 10 थी, देख सकते हैं आप, मैंने प्रोग्राम में लिखा है x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20। तो इस हिसाब से कहाँ गया नोट्स मेरा, यहाँ पे, इस हिसाब से x बाय वाई की वैल्यू क्या होगी, 10/20, दैट इज 0.5, ठीक। तो यहाँ पे आउटपुट क्या प्रिंट करना चाहिए इसको, यहाँ पे इसको आउटपुट प्रिंट करना चाहिए था 0.500000, 3 3 4, राइट, 0.5000 प्रिंट करना चाहिए था, ठीक। बट अगर मैं फ्लोट भी लगा दूंगा ना तो वैल्यू क्या प्रिंट करेगा पता है, फ्लोट भी अगर मैं लगा दूंगा तो वैल्यू ये जीरो ही प्रिंट करेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरे पे, ऑब्वियस सी बात है, हमेशा आदमी को कंफर्म रहना चाहिए, अच्छी बात है, आपको विश्वास नहीं रखना चाहिए मेरे पे, ठीक। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं, फ्लोट जेड कर देता हूँ मैं डेटा टाइप, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अगेन जेड इक्वल्स टू एक्स बाय वाई, राइट। तो फ्लोट है तो आप यहाँ पे एक और प्रिंट एफ लगा देता हूँ मैं, PRINT प्रिंट एफ %f कॉमा जेड, ठीक। यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ यूज कर दिया है %f कॉमा जेड। तो वैल्यू देख लीजिएगा, अगर मैं इसको अगेन सेव कर लेता हूँ तो मैं Ctrl+S से सेव कर रहा हूँ, विश्वास करिए, इतना विश्वास रखिए, बार बार मैं ऐसे करूँगा। चलो आपको आपके लिए मैं यहाँ देखो देखो सेव है ऑप्शन, मैंने देखो सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक। ये फाइल क्या होगी, सेव हो गई। तो मैं टर्मिनल पे अब जाता हूँ, इसको मैं सर्च करता हूँ VCC, मेरा फाइल का नाम क्या था, wonder.c, ठीक। एक सेकेंड, सॉरी कुछ एरर आ गया क्या, प्रिंट %d x प्लस
वाई एडिशन एरर अल्टीमेट कमेंट। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे कमेंट को क्लोज नहीं किया, तो फ्लो में कमेंट को क्लोज करना बंद कर दिया। यहाँ पे और कोई, यहाँ पे भी कहीं कुछ दिक्कत है क्या? बाकी सब तो सही लग रहा है, प्रिंट एफ परसेंट डी एक्स बाय वाई सही है, प्रिंट एफ बाकी सब तो सही लग रहा है मेरे को। कंट्रोल प्लस ऐसे सेव करता हूँ एंड ये मैं रन कराता हूँ जीसीसी वंडर डॉट सी। मिस्टेक कहाँ बता रहा है, एक सेकेंड, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर प्रिंट एफ, एक रुको, सॉरी सॉरी, यहाँ पे सेमीकोलन छुटा हुआ था, राइट। अब पक्का रन हो जाएगा, तो जीसीसी में नज़र लग गया मेरे, पता नहीं किसका, वंडर डॉट सी, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइल मैंने कंपाइल हो गया हमारे पास। अब देखो इसका मैं आउटपुट निकालता हूँ, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स, राइट। तो अगेन देख सकते हो यहाँ पे जीरो पॉइंट, लास्ट लास्ट वाला पॉइंट पे ध्यान रखो, क्या है, 0.00000000, ठीक, इस तरीके से वैल्यू आई है, समझ रहे हो बात। यानी ये जो लास्ट वाला प्रिंट एफ परसेंट एफ है, परसेंट एफ क्या होता है, फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। जैसे इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी होता है, उसी तरीके से फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है हमारे पास, परसेंट एफ होता है, ठीक। तो घबराओ मत अगर किसी को फ्लोट समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है फ्लोट। जैसे हमारे पास इंट इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता था, फ्लोट हमारे पास डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक। तो उस हिसाब से जो हमने यहाँ पे फ्लोट जेड लिखा है, यानी हम लोगों ने एक वेरिएबल जेड डिफाइन किया है जो फ्लोटिंग डेटा टाइप का होता है, और जेड इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, एक्स बाय वाई, ठीक। यानी 10/20 यानी 0.5 आना चाहिए जेड की वैल्यू, ठीक। और परसेंट एफ में यूज करा तो आउटपुट 0.5000 होना चाहिए था, बट आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हुआ है वो क्या हुआ, प्रिंट हुआ है 0.00001, ठीक, 0.5 प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक। उसका कारण क्या है हमारे पास, उसका कारण यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ, विश्वास हो गया कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। उसका कारण यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास x था ना, वो इंटीजर डेटा टाइप का था, और जो हमारे पास y था वो भी इंटीजर डेटा टाइप का था, ठीक। तो जो x बाय वाई होगा ना, आउटपुट आप ऑपरेशन ऑपरेशन किस पे कर रहे हैं, आप x पे ऑपरेशन कर रहे हैं एंड आप y पे ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक। x और y दोनों क्या था हमारे पास, इंटीजर डेटा टाइप का था, तो जो आउटपुट आएगा ना वो भी इंटीजर ही आएगा। समझ में आई है मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ कि इंटीजर, हमारा जो दोनों का डेटा टाइप क्या था, हमारा इंटीजर ही डेटा टाइप था, सेम डेटा टाइप था, तो जो आंसर आएगा वो इंटीजर के डेटा टाइप में आएगा। यानी जो एक्स बाय वाई आप कैलकुलेट करोगे तो जेड मतलब वैल्यू जीरो ही आएगी, ठीक। तो जो फ्लोट जेड इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, जीरो, यानी जेड के अंदर जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। क्लियर हो गया कि एक बार और बोलता हूँ, चलो एक बार और बोल देता हूँ। कहने का मेरा मतलब ये था कि यहाँ पे जो आप ऑपरेशन कर रहे हो, किस पे ऑपरेशन कर रहे हो, एक्स में कर रहे हो और वाई में कर रहे हो, और एक्स और वाई दोनों क्या है हमारे पास, सेम डेटा टाइप का था, इंटीजर का ही डेटा टाइप का, राइट। तो जो हमारे पास आउटपुट आता है ना वो सेम ही डेटा टाइप का आएगा, ठीक। ये आगे हम लोग जो टाइप कन्वर्जन मैंने बोला ना, वहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में ये चीज़ पढ़ेंगे, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि एक्स और वाई दोनों सेम डेटा टाइप के थे, इंटीजर डेटा टाइप के थे, तो इसलिए जो हमारा आउटपुट आया वो भी इंटीजर ही आएगा आउटपुट, ठीक। तो एक्स बाय वाई की जो वैल्यू यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जीरो ही आएगी, ठीक। ये पूरा जो एक्सप्रेशन को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो। यानी जो जेड आएगा ना हमारे पास, जेड, वो जेड की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे, जीरो आएगी, ठीक। तो जेड के अंदर जीरो वैल्यू आएगी, 0.5 वैल्यू नहीं आएगी, क्लियर। तो इसलिए आउटपुट हमारे पास जीरो आ रहा था, ठीक। तो यहाँ पे आप टर्मिनल पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट 0.00 है, ठीक। अच्छा, किसी को, बहुत लोगों को, इनफैक्ट 90% लोगों को ना यहाँ से ना बहुत दिक्कत हो गई ऐसा आउटपुट देख के। अरे यार समझ ही नहीं आ रहा कि किसका आउटपुट क्या है हमारे पास, कौन सा एक्सप्रेशन का आउटपुट कौन सा वाला है। तो इससे बचने के लिए हम लोग इसको, मतलब किसी की इच्छा ये भी होगी कि ये एक ही लाइन में सारा आउटपुट आ गया है, राइट। अलग अलग लाइन में आउटपुट आता है तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत डिसेंट पैनल में लगता है, और ज़्यादा हम लोग उसको आसानी से रीड कर पाते हैं, राइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मतलब टर्म यूज कर दीजिए, यहाँ पे परसेंट डी है तो आप यूज कर दीजिए टर्म बैक स्लैश एन, ठीक। अगेन यहाँ पे आप टर्म यूज कर दीजिए दैट इज बैक स्लैश एन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन का मतलब क्या होता है, ठीक। अच्छा, एक रात की बात बताऊं, अगर आप वीएस कोड में प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश दोनों का सेम ही मतलब होता है।
समझ में आई बात? मतलब बैक स्लैश एन की जगह अगर आप फॉरवर्ड स्लैश एन कर देंगे ना, तब भी प्रोग्राम रीड कर लेगा वो। आर्टिफिशियली थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, राइट? तो बैक स्लैश एन हमारे पास, लेकिन यहाँ पे करेंगे ना तो यहाँ रीड नहीं कर पाएगा, एरर बता देगा। अगर आपको देखना है मेरा एरर, तो मैं देखो फॉरवर्ड स्लैश करके करता हूँ। ठीक, मैं कंट्रोल प्लस एस कर दिया, और मैं इसको रन कराऊंगा टर्मिनल पे। जीसीसी वंडर डॉट सी। बाप रे, इसको एक्सेप्ट कर लिया, मेरे को लगा नहीं करेगा। बहुत सारे कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करते, वन टू वाला तो कंफर्म नहीं करता, क्योंकि मैंने वहाँ पे कॉलेज में किया था। लेकिन यहाँ तो एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं किया होगा। आउटपुट देखना, मैंने किया यहाँ पे क्लिक, नहीं किया। देख लो, एक्चुअली मैंने क्या बोला था, प्रिंटफ क्या होता है, हमारे पास जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं उसको क्या कर देता है, एज इट इज प्रिंट कर देता है। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या क्या टर्म था, परसेंट एफ और ये फॉरवर्ड स्लैश एन था। ठीक, तो परसेंट एफ वैल्यू, परसेंट एफ क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यानी ये क्या प्रिंट एफ की वैल्यू देगा, एक डेसिमल वैल्यू देगा, यानी दैट इज इक्वल्स टू जेड की वैल्यू ये प्रिंट करेगा। परसेंट ऑफ किसकी वैल्यू प्रिंट करें यहाँ पे, जेड की, तो वो 0.0000 और प्लस आगे ये वाला वैल्यू भी, ये जो चीज है ना एक्सप्रेशन फॉरवर्ड स्लैशन, वो भी प्रिंट हो जाएगा। तो जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो परसेंट ऑफ जेड की वैल्यू प्रिंट कर दिया, प्लस फॉरवर्ड स्लैशन एज इट इज प्रिंट कर दिया। समझ में आई बात? तो प्रिंट एफ का आप थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया ऑलरेडी, हम लोग इसको मतलब आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट अभी से ही मैं बता रहा हूँ, तो जिससे आप प्रिंट एफ स्कैन एफ से बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। तो प्रिंट एफ जो होता है ना, वो एक्चुअली में जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चीज़ें होती हैं उसको क्या करता है, प्रिंट करता है। तो यहाँ पे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा की चीज़ें, देखो ये यहाँ पे तो बैक स्लैश एन था, तो बैक स्लैश एन एक्चुअली में एक ऑपरेटर होता है। तो प्रिंट कंपाइलर समझ गया कि अच्छा इसका मतलब है कि नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाओ। ठीक, बैक स्लैश एन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे आना। ठीक, तो इसलिए इसका जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। फिर यहाँ पे भी बैक स्लैश एन लगा तो ये भी नेक्स्ट लाइन में, यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा ये भी नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक, तो जो आउटपुट हमारा होता है ना बैक स्लैशन का, मतलब जो ऑपरेटर होता है बैक स्लैशन, उसका मतलब होता है कि आपको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है, कंपाइलर को वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग ने वो किया नहीं, राइट? यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वो किया नहीं, तो इसलिए ये फॉरवर्ड स्लैश एज इट टू गया, क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश को वो मतलब ये जो हमारे पास नोटपैड वाला है ना, नोटपैड प्रॉपर जो हम लोग टर्मिनल पे काम कर रहे हैं, वो टर्मिनल एक्चुअली में बैक स्लैशन और फॉरवर्ड स्लैशन दोनों को डिफरेंट समझता है। और ऑब्वियस बात ये चीज़ समझना भी चाहिए, दिस इज अ केस सेंसिटिव। अब मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन वेब डेवलपमेंट एंड दिस इज कि वेब डेवलपमेंट उतना ज़्यादा केस सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो वो बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव होगा, राइट? तो यहाँ पे जो बैक स्लैशन और फॉरवर्ड स्लैशन है, इन दोनों का मतलब क्या हमारे पास डिफरेंट है, राइट? तो ये हम लोगों ने एक पर्टिकुलर बहुत सिंपल सा प्रोग्राम देख लिया। तो अभी एक टर्म आपने ये भी सीख लिया कि बैक स्लैशन आप लगा के दूसरे लाइन में आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया आपका यहाँ पे प्रिंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कमेंट। तो कमेंट्स को होपफुली आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ये मैंने मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर लिया, यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन कमेंट यूज़ कर लिया। ठीक, ना हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें नोट्स में। तो कमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब इसको मैं हटाता हूँ, हटाओ इसको, बाय बाय टाटा। ए, हट क्यों नहीं रहा ये? हाँ, ये थोड़ी हटेगा, ये तो मैंने टाइप किया ना टेक्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वेरिएबल्स। तो होपफुली कमेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। दे आर द यूजर डिफाइंड वर्ड्स या फिर एलिमेंट्स यूज टू स्टोर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा इन द मेमोरी लोकेशन, राइट? Whenever variable is defined, it creates a block in the memory location, just like int x equals to 10 x 10। ठीक, क्या मतलब इतने बड़े सेंटेंस का? देखो अंग्रेजी, ये तो मेरे ही नोट्स हैं, राइट? ये एक्चुअली मैंने खुद लिखे हैं, नॉट फ्रॉम एनी प्रोफेसर और टीचर, ये खुद बनाए हुए नोट्स हैं मेरे। देखो, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है मेरी लैंग्वेज में समझो। वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि देखो, जब भी क्या होता है ना कि आप प्रोग्राम लिख रहे हो, तो आप कुछ इनपुट डालना चाहोगे। जैसे कि मैं वहाँ पे इंट एक्स 10 लिखा, इंट वाई इक्वल्स टू 20 लिखा, तो मैंने क्या किया, अपने प्रोग्राम में कुछ डेटा डाला है, राइट?
तो जब भी आप पर्टिकुलर प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम में इनपुट डालना चाहोगे ना, तो उसको स्टोर कराना पड़ता है। उसको स्टोर कराने के लिए हम लोग किसका यूज इस्तेमाल करते हैं? वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जहां भी आप इनपुट डालोगे उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, आप इनपुट कहीं ना कहीं स्टोर कराओगे मेमोरी लोकेशन में। तो उस मेमोरी लोकेशन को स्टोर कराने के लिए आप वेरिएबल्स का यूज करते हैं। ठीक, वाई वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड? देखो एक्चुअली होता क्या है, अंदर की बात बताता हूँ मैं आपको। अंदर की बात यहाँ पे ये है कि जैसे सपोज मैंने वहाँ पे मेरे को कोई वैल्यू ले लो, आप यहाँ पे 10 या फिर 100 ले लो, सेंचुरी। ठीक, आपने एक वैल्यू ले ली 100, राइट। अब इस 100 वैल्यू जो आपने लिए, इसको आपको अपने प्रोग्राम में स्टोर कराना है। तो होगा क्या कि ये जो होगा ना 100, हमारे प्रोग्राम में एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस होते हैं, बहुत सारे। अच्छा बन नहीं रहा डायग्राम, हटाओ इसको, मैं साइड में बनाता हूँ। कहाँ बनाऊँ, कहीं खाली स्पेस मिल जाए। यहाँ पे खाली स्पेस दिख रहा है। एक्चुअली जो हमारे पास होता है ना, ठीक, एक्चुअली हमारे पास जो प्रोग्राम होता है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो आप डाटा डालते हैं, ठीक, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी लोकेशंस होती है, बहुत ज़्यादा मेमोरी लोकेशन प्रेजेंट होती है। ठीक, इस तरीके से बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस होते हैं। इसको हम लोग ब्लॉक्स कहते हैं। हर एक जो मेमोरी लोकेशन है ना, एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को हम लोग क्या कहेंगे? ब्लॉक कहेंगे। ठीक, क्या कहते हैं? मेमोरी ब्लॉक या फिर ब्लॉक सिंपली PLOCK ब्लॉक, राइट। ये क्या है हमारे पास? हर यहाँ पे बहुत सारे मेमोरी लोकेशन प्रेजेंट होते हैं, और एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को आप क्या कह सकते हैं? ब्लॉक कह सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि आपको वैल्यू 100 स्टोर करानी है, तो ये जो 100 वैल्यू होती है ना, ये जो हमारी 100 वैल्यू होती है, वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के अंदर पहुंच जाएगी। यहाँ मान लो इसके अंदर चली गई 100, राइट। होपफुली आ जाए। देखो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर क्या हो गया हमारे पास? 100 आ गई वैल्यू। ठीक, इसको ध्यान रखना एक पॉइंट यहाँ पे, हमारे पास जो मेमोरी लोकेशंस होता है ना, वो कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता है। 100, 1000, ABCD पॉइंट में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता है। समझ में आई बात? बट एक चीज हमेशा माइंड में ध्यान रखना कि जब भी आप कोई वैल्यू स्टोर कराओगे, तो उसका डेटा टाइप जरूर डिफाइन करोगे। ठीक, तो एक मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ बिट्स अलॉटेड होते हैं हर डेटा टाइप को। ये सारी की सारी चीज़ें ना आप जस्ट अभी पढ़ने वाले, वेरिएबल्स जो है ना, इसके बाद जस्ट पढ़ने वाले। ठीक, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा मतलब बताता हूँ, फिर जब मैं डेटा टाइप्स पढ़ाऊंगा तो वापस इस चीज़ पाऊंगा और आपको और इसमें ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक, तो मैंने अभी क्या बोला कि जो हमारे पास 100 नंबर था, उसको मेरे को स्टोर कराना था। ठीक, तो ये पर्टिकुलर बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स में किसी एक मेमोरी ब्लॉक में 100 जाके क्या हो गया, हमारे पास स्टोर हो गया। अब ये जो ब्लॉक है ना हमारे पास 100, राइट, इस ब्लॉक का नाम जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल नेम कहते हैं। ठीक, जो कि आप खुद से अलग कोड करते हो, वेरिएबल नेम। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज x इक्वल्स टू 100 का ना, तो मैंने x डाल दिया। तो मतलब हुआ क्या कि आपने x डाल दिया, आप प्रोग्राम में क्या लिखोगे? इंट x इक्वल्स टू 100। ठीक, तो इंट x इक्वल्स टू 100 का मतलब क्या होता था? जैसे मैंने अभी जस्ट एक प्रोग्राम लिखाया था ना आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, वहाँ पे अब मैंने क्या बताया था? इंट x इक्वल्स टू 10। अगर वो प्रोग्राम होपफुली मैंने हटा दिया है, हाँ मैंने हटा दिया वो चीज़। इनफैक्ट हटा क्या दिया, मैं तो वापस से उसको रन करा सकता हूँ। मैंने सेव थोड़ी किया था। एक सेकेंड, सॉरी, मैं CTR प्लस कट से मैंने अंडो कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? इंट x इक्वल्स टू 10 लिखा है ना, ये वाला पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम में 10 डाला है वैल्यू। ठीक, तो हुआ क्या यहाँ पे? सपोज मैं प्रोग्राम में 10 नहीं डालता हूँ, यहाँ जैसे वहाँ पे 100 का, यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ। ठीक, सेव कर लेता हूँ इस चीज़ को। तो ये मैंने सेव भी कर लिया। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, इंट x इक्वल्स टू 100, तो हुआ क्या कि बहुत सारे जो मेमोरी ब्लॉक्स थे वहाँ पे, किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक में वहाँ पे क्या हो गया? 100 चला जाएगा, और उस ब्लॉक का नाम क्या हो जाएगा? हमारे पास x हो जाएगा। ठीक, तो ओवरऑल अब आप समझ चुके होंगे कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? एक आप ही का जो डेटा है ना, आप जो इनपुट डालना चाह रहे हैं, उस डेटा को वो क्या करता है? स्टोर करता है। समझ में आई बात? उस डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ना बहुत ज्यादा मेमोरी स्पेस होती है। ठीक, तो ये बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपका डेटा होगा ना, वो किसी भी मेमोरी ब्लॉक, आर्बिट्रली किसी भी मेमोरी ब्लॉक में चला जाएगा, और जो आपने वेरिएबल नाम दिया है उस पर्टिकुलर ब्लॉक का नाम हो जाएगा वो। ठीक, जैसे कि इंट x इक्वल्स टू 100 था, तो 100 इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक में आ गया, और इस ब्लॉक का नाम क्या होगा हमारे पास? जो कि वेरिएबल नेम था, x। ठीक, तो मतलब x
नाम का मेमोरी स्पेस मतलब क्रिएट हो गया वहाँ पे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं वेरिएबल्स का यूज। तो वेरिएबल्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है, यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो यूजर खुद किसी पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करने के लिए क्या करता है, हमारे पास करता है। ठीक, ध्यान रखें कि जो वेरिएबल नेम होगा ना हमारे पास, वो कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। मैं बार बार बोला था कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होता है। समझ में बात, कीवर्ड जो होता है ना हमारे पास एक्चुअली में रिजर्व वर्ड्स होता है, जो कंपाइलर के पास प्री डिफाइंड मीनिंग होता है उसका। जैसे इफ एल्स हो गया, फॉर हो गया, वाइल हो गया, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ना हमारे पास, ये कीवर्ड्स की कैटेगरी में आता है। क्योंकि अगर आप जैसे ही फॉर लिखिएगा ना, तो कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा कि ये बंदा लूप लगाना चाह रहा है, ठीक, लूप स्टार्ट करना चाह रहा है, राइट। तो उसको वो वेरिएबल की तरह नहीं क्रिएट कर सकता है। तो जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, आप उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करिए, क्योंकि कंपाइलर को पहले ही पता है उसका मतलब। समझे बात? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो वेरिएबल्स होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने इंटेक्स को 10 लिखा है, जो कि नॉर्मल एग्जांपल है, ठीक। आगे हम लोग क्या होते हैं, यहाँ पे बढ़ते हैं, दैट इज दिस इज द प्रोग्राम, राइट। सपोज यहाँ पे ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। इसमें इस प्रोग्राम से आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो चलो इस प्रोग्राम को लिखता हूँ मैं आपको फटाफट। तो फर्स्ट लाइन क्या है हमारे पास, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। इस लाइन से बताओ मैं क्या सिखाने वाला आपको। अभी मैं प्रोग्राम से आपको सिखाऊंगा, इंट मेन, फटाफट मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ। एक काम करता हूँ ना, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, फिर प्रोग्राम लिखता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे है ना। तो मैंने प्रोग्राम लिख लिया है। तो ये देखो, ये प्रोग्राम मैंने लिखा है, बहुत नॉर्मल सा प्रोग्राम है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो फर्स्ट लाइन क्या है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, राइट। तो ये क्या बताता है, ऑब्वियस सी बात है, stdio डॉट एच फाइल्स हैं, उसको हमने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाता है, ठीक। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शंस है ना, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, यहाँ पे एक्चुअली स्कैन एफ यूज नहीं किया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट एफ ही यूज हुआ है, राइट। तो इसका एक्सेस मेरे पास आ जाएगा, ओके। फिर हम लोग ने लिखा है इंट मेन। तो यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन को यूज किया है, जिससे हमको पता चलता है कि हमारा एक्चुअल प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, राइट। फिर है हमारे पास इंट एक्स इक्वल्स टू 10, प्रिंट एफ परसेंट टी कमा एक्स, ठीक। तो यानी इंट एक्स इक्वल्स टू 10, मैंने एक वेरिएबल एक्स डिनोट किया जो इंटीजर डेटा टाइप का, और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो क्या है हमारे पास, 10। प्रिंट एफ परसेंट टी कमा एक्स, यानी प्रिंट एफ अगेन हमारे पास एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसका काम होता है आउटपुट को प्रिंट करना। तो ये क्या प्रिंट करेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, परसेंट डी है, ठीक। तो परसेंट डी यानी एक इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करेगा, और वो इंटीजर वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी। तो एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 10, यानी यहाँ पे से आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए, राइट। फिर इंट वाई इक्वल्स टू 20, यानी मैंने एक दूसरा वेरिएबल वाई डिफाइन किया है जो इंटीजर डेटा टाइप का है, राइट। उसकी वैल्यू क्या हमारे पास 20 के बराबर है, ठीक। तो प्रिंट एफ परसेंट डी कमा वाई, तो अगेन यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करेगा, और किसकी वैल्यू, क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, वाई की वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 20 आएगा, ठीक। फिर मैंने लिखा इंट वाई इक्वल्स टू 30, दैट इज प्रिंट एफ परसेंट डी कमा वाई। अगेन अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे ये एरर शो कर देगा, क्या शो कर देगा, एरर शो कर देगा। तो जो ओवरऑल आउटपुट आएगा ना हमारे पास, वो एरर आएगा, राइट। क्यों एरर आएगा, अच्छा पहले विश्वास, ट्रस्ट इश्यूज, तो इससे पहले हम लोग उसको रन करा के देखेंगे, ठीक। तो अगेन देखो, फाइल का नाम वंडर ही है, तो क्या करता हूँ ना, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो पुराना प्रोग्राम मिट गया, अब ये वाला प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया क्या हुआ, वंडर के फाइल में पहले कोई दूसरा चीज़ मैंने लिखा हुआ था, राइट। तो मैंने उसको हटा दिया है, उसी फाइल में मैंने ये चीज़ लिख दिया और सेव कर दिया, तो जो पुराना वाला फाइल था उससे ये रिप्लेस हो गया है, ठीक। तो अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ। तो जीसीसी मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, एरर। तो जीसीसी वंडर डॉट सी मैंने रन कराया, और आप देख सकते हैं एरर आ गया एज एक्सपेक्टेड, ठीक। एरर क्या है, रीडिफिनेशन ऑफ वाई। देखिए एरर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रीडिफिनेशन ऑफ वाई। इसका मतलब समझ में आया क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है, बताओ क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि आपने वहाँ पे एक्चुअली, ये है मेरा पेज, ठीक। ये देखो, ये जो हमारे पास था ना, इसको मैं वापस से यहाँ पे करता हूँ। तो जैसे इसका नाम, एक सेकेंड, इसको हटाओ, हटाओ इसको, इसको भी हटाओ, ये चीज़ हटाओ, और एक और चीज़ हटा दो, इसको भी हटाओ। देखो
हमारे पास कंप्यूटर में मैंने क्या बताया, बहुत सारे मेमोरी स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और एक पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक कहते हैं, राइट। अब इस प्रोग्राम में देखो क्या हुआ, इस प्रोग्राम में हमारे पास क्या था, int x इक्वल्स टू 10, तो यानी हमने सबसे पहले क्या किया, x नाम का वेरिएबल डिफाइन किया, राइट। क्या किया मैंने, x नाम का वेरिएबल डिफाइन किया और उसके अंदर क्या डाटा डाला, 10 डाला, ठीक। तो यानी इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में क्या स्टोर हुआ है, 10 स्टोर हुआ है। और इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है हमारे पास, इस मेमोरी लोकेशन का नाम है हमारे पास x। क्या नाम है हमारे पास इस मेमोरी लोकेशन का, x, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, x, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, इंट y इक्वल्स टू 20, यानी मैंने एक दूसरा पर्टिकुलर वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, उसके अंदर वैल्यू क्या डाला, 20, वो भी इंटीजर डेटा टाइप का था, राइट। तो इसके अंदर मैंने वैल्यू y क्या डाला, y की वैल्यू क्या डाली, 20 डाली, ठीक, 20। और यहाँ पे मैंने y, ये सपोज किया हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y, ठीक, ये y की वैल्यू आ गई 20। अब तीसरा लाइन देखो क्या है यहाँ पे, तीसरा लाइन हमको कहता है कि इंट y इक्वल्स टू 20, इंट y इक्वल्स टू 30, राइट। तो यानी अब यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी, सपोज, यानी यहाँ पे हम लोग पता है क्या करें, यहाँ पे हम लोग बेसिकली 30 प्रिंट कर रहे हैं, मतलब हम लोग स्टोर कर रहे हैं 30, सॉरी राइटिंग थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने अलग मेमोरी स्पेस में 30 प्रिंट करा दिया, राइट। एंड और इस मेमोरी लोकेशन का भी जो नाम मैंने डाला वो क्या डाला, y, समझ में आई बात, एक्चुअली कैपिटल y, यहाँ पे स्मॉल y कैप, मैंने मिस्टेक किया, एक सेकंड रुको। समझ में आया क्या हुआ एक्चुअली दिक्कत, दिक्कत ये हुआ कि आपने सबसे पहले यहाँ पे y इक्वल्स टू 20 कर दिया, यानी एक मेमोरी स्पेस बना दिया, उस मेमोरी स्पेस का नाम क्या है, y है, ठीक। इस मेमोरी स्पेस का नाम क्या है हमारे पास, y है, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर है 20। फिर आपने अगेन इनिशियलाइज कर दिया, इंट y इक्वल्स टू 30 कर दिया, इसका मतलब क्या किया, आपने वापस से एक मेमोरी स्पेस बना दिया जिसका नाम y ही रखा और 30 लिख दिया उसके अंदर। तो ये दो डिफरेंट मेमोरी स्पेसेस हैं, राइट। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एक डिफरेंट मेमोरी स्पेस है, ये एक डिफरेंट मेमोरी स्पेस है, और दोनों का नाम क्या हमारे पास, y है, ठीक। अब जब आप यहाँ पे प्रिंट कराने जा रहे हो, ठीक, अब जब आप यहाँ पे एक्चुअल में प्रिंट कराने जा रहे हो ना, printf%dy, तो हुआ क्या कि यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो गया, उसको समझ नहीं आया कि मैं प्रिंट क्या कराऊँ, 20 प्रिंट कराऊँ कि 30 प्रिंट कराऊँ, क्योंकि सेम नेम के दो मेमोरी स्पेसेस बने हुए हैं, y के अंदर 20 भी है, y के अंदर 30 भी है। अब समझ नहीं आया कंपाइलर को कि 20 प्रिंट कराएं कि 30 प्रिंट कराएं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे एरर हुआ, ठीक। तो क्यों एरर हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे दो बार इनिशियलाइज कर दिया, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, दो बार इनिशियलाइज कर दिया। अब यही चीज मैं क्या करूँ, यहाँ पे इंट हटा दो, सिंपली यहाँ पे मैं इंट हटा देता हूँ, एक सेकेंड, एंटर कर दिया, यहाँ पे मैंने जो इंट लिखा था वो हटा दिया। अब देखो क्या होगा, अब मैं अगेन इसको सेव करता हूँ, ठीक। और अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो देखना क्या आएगा वैल्यू, सरप्राइज, wonder.c, फिर देखो कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है, ./a.exe, तो आप देख सकते हैं 10 20 30 प्रिंट हो गया, ठीक। ओहो सॉरी, बैकस्लैश n मैं यूज नहीं करता हूँ जनरली, करना चाहिए, बैकस्लैश n, अगेन इसको सेव करो और फिर से रन कराओ यहाँ पे, ठीक। 10 20 30, राइट। तो आप देख सकते हैं 10 20 30 यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तब यहाँ पे क्या हुआ, समझ रहे हो, पावर ऑफ सिंपल वर्ड इंट। समझो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक्चुअली ये हुआ है, रुको मैं मिटा देता हूँ इस चीज को, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, ये चीज पे ध्यान ना दो, ठीक। इसको भी मिटा दिया मैंने, ठीक। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे ये हुआ है कि अब लाइन बाय लाइन अगेन देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, x इक्वल्स टू 10 कर दिया, ठीक। यानी यहाँ पे एक मेमोरी स्पेस आपने बना दिया, मेमोरी ब्लॉक में आपने
10 की वैल्यू क्या कर दी, स्टोर कर दी, और उस मेमोरी ब्लॉक का नाम आपने क्या रखा, x रख दिया। ठीक, फिर आपने सेकेंड स्टेप में क्या किया, फिर आपने सेकेंड स्टेप में यहाँ पे इंट y इक्वल्स टू 20 लिखा। ठीक, इंट y इक्वल्स टू 20 लिखा तो आपने एक दूसरा मेमोरी ब्लॉक बना दिया जिसमें आपने वैल्यू y की क्या कर दी, 20 डाल दी, और उस मेमोरी ब्लॉक का नाम आपने y कर दिया। लेकिन जब आप तीसरा स्टेप देखेंगे ना, तो y इक्वल्स टू 30 क्या, अब यहाँ पे आपने इनिशियलाइज नहीं किया, अब यहाँ पे एक्चुअली आपने वैल्यू को रिप्लेस किया है। ठीक, y इक्वल्स टू 30 क्या, इसका मतलब हुआ, समझे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब y की जो वैल्यू 20 थी, अब वहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 30 हो गई। राइट, ये y की वैल्यू 20 हट के अब क्या हो गई हमारे पास, 30 हो गई। समझ में आई बात। तो इसलिए अब कंपाइलर क्या करेगा, एक ही y की वैल्यू है तो y की वैल्यू अब 30 प्रिंट कर देगा। समझ में आई बात, क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। देखो, आप जब डेटा टाइप लगाते हो ना किसी वेरिएबल के पीछे, तो उसका मतलब कि आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हो। इनिशियलाइज करने का मतलब कि आप उस वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हो। वहां पे आपने पहले इंट y इक्वल्स टू 20 किया, तो आपने एक y नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और 20 डाल दिया। फिर आपने इंट y इक्वल्स टू 30 किया, तो आपने अगेन y नाम का एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया और दूसरी जगह वैल्यू वहां पे 30 प्रिंट हो गई। तो फिर जब आप प्रिंट कराने गए तो कंपाइलर कंफ्यूज हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली इस सिनेरियो में, कि आपने पहले इंट y इक्वल्स टू 20 किया, यानी y की वैल्यू को सबसे पहले आपने इनिशियलाइज कर दिया, एक y वेरिएबल क्रिएट कर दिया, उसके अंदर वैल्यू 20 डाल दिया। लेकिन यहाँ पे आपने इंट नहीं लगाया, यहाँ पे आप y इक्वल्स टू 30 लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो 20 वैल्यू ना उसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस करना नहीं कहूंगा मैं, कह सकता है एडिट कर रहे हैं। राइट, 20 हटा के आप 30 कर रहे हैं। समझ में आई बात। तो यही डिफरेंस था उन दोनों चीज में। तो यहाँ पे दो चीज आपने सीखी, कभी भी किसी पर्टिकुलर वैल्यू के, किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल के पीछे अगर डेटा टाइप लगा हुआ है, फिर से बोलता हूँ, कभी भी किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के पीछे अगर कोई डेटा टाइप लगा हुआ है, वेदर इंट, फ्लोट, कैर, बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को नेम कर रहे हो। राइट, अगर वहां पे सिंपली y इक्वल्स टू 30 इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब डेटा टाइप नहीं यूज है पीछे, तो इसका मतलब आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को क्या कर रहे हो, एडिट कर रहे हो। समझ में बात, डिफरेंस समझ में आ गया बात। जब भी आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को नेम करोगे ना, तो उसका डेटा टाइप सबसे पहले आप लगाओगे ही लगाओगे। ठीक, तो ये कंसेप्ट आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, और होपफुली मैं कोशिश किया हूँ पूरा समझाने का कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो ये डिफरेंस होता है वेरिएबल का। ठीक, अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बताना था वेरिएबल में, कि वेरिएबल की वैल्यू एक्चुअली में एडिट कर सकते हैं आप। राइट, जो आपकी मेमोरी में स्टोर होती है वेरिएबल, वो हमेशा मतलब परमानेंटली स्टोर नहीं होती, वो टेम्पररी बेसिस के लिए स्टोर होती है, आप उसको एडिट कर सकते हो। राइट, ये बताना था। तो दो पॉइंट्स क्या क्या मैंने बता दिए, किस तरीके से एनालाइज करते हैं वेरिएबल को, उसका डेटा टाइप आप डिफाइन कर दीजिए, फिर वेरिएबल नेम लिखिए, और जो आपका डेटा स्टोर करना है वो लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, डेटा टाइप डिफाइन किया इंट, वेरिएबल का नाम लिखा x, और उसके अंदर जो डेटा स्टोर किया मैंने 10 स्टोर किया, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा x नाम का, जिसके अंदर वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक, फिर इंट y इक्वल्स टू 20, अगेन मैंने डेटा टाइप डिफाइन किया इंट, फिर मैंने y लिखा और फिर 20 लिखा, यानी एक दूसरा वेरिएबल y नाम का क्रिएट हो जाएगा 20। लेकिन यहाँ पे y इक्वल्स टू 30 लिखा है, इसका मतलब मैंने वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, जो पुराना वेरिएबल था उसी के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूँ। अब सपोज किसी का मर्जी हुआ, उसने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने लगा कि इसको हटा दिया, अब डायरेक्टली इसने लिख दिया प्रिंट y इक्वल्स टू 30 प्रिंटफ परसेंटेज कॉमा y, एरर, अगेन एरर शो होगा। अब ये एरर आप गेस कर सकते हैं कि क्यों शो होगा। राइट, मैं आपके लिए कर देता हूँ, देख लो, ये है this is wonder.c एंड अगेन हाउ इज दैट पॉसिबल, मैंने सेव नहीं किया, सॉरी, सेव कर लेता हूँ इसको, सेव कर लो, ऑफ करता हूँ इसको, एक सेकंड, सॉरी, अरे बाप रे, ये क्या हो गया इतना पुराना ये सेव किया हुआ इस चीजें। बीसीसी वंडर डॉट सी करता हूँ। ठीक, एंटर, देखो एरर आ गया ना, वाई अनडिक्लेयर। समझ में बात, क्या मतलब कहना चाह रहा है ये, मैंने बताया था ना आपको एक टाइम, स्टैटिस्टिकली टाइप्ड एंड डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग। तो स्टैटिस्टिकली टाइप क्या है, जो हमारे पास सी, सी प्लस प्लस और जावा है, वो क्या है, स्टैटिस्टिकली टाइप प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं। यानी यहाँ पे आप जब भी किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, तो उसके डेटा टाइप को डिफाइन करना जरूरी होता है। ये पाइथन नहीं है या फिर रूबी, जहाँ पे आप डायरेक्टली बिना डेटा टाइप को डिफाइन किए ही आप वेरिएबल को यूज कर लोगे। राइट, तो इसलिए वाई यहाँ पे एक्चुअली में डिफाइन था ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे एरर्स हो गया। ठीक,
ओवरऑल मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा और क्या होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएबल्स क्लियर हो गया आपको कि वेरिएबल्स क्या होता है हमारे पास। बेसिकली जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिसको यूजर यूज करता है किसी भी पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक, अब कैसे स्टोर होता है वो भी समझ में आएगा कि हमारे पास डिवाइस में बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस होते हैं। जो आपका डेटा होता है वो किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस में चला जाता है जिसको हम लोग ब्लॉक कहते हैं। किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक में चला जाता है और उस ब्लॉक का नाम क्या होता है, जो आपने वेरिएबल का नाम दिया वही होता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नोट्स में। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया और ये एग्जाम्पल भी देख लिया। वेरिएबल नेमिंग रूल्स। तो बेसिकली अलाउड क्या होता है, क्या कौन से टर्म्स अलाउड होते हैं हमारे पास, डिजिट्स 0 से लेकर 9, स्पेशल कैरेक्टर हमारे पास ये वाला अंडरस्कोर हम लोग बोलते हैं इसको, और फिर ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, राइट। वेरिएबल नेमिंग कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट्स, ये पॉइंट भी बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान रखिएगा, राइट। एक्स आयुष है, ये करेक्ट वेरिएबल नेम है। ये जो y इक्वल टू 019 आयुष में लिख रहा हूँ ये वेरिएबल नेम सही नहीं है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अच्छा, वेरिएबल नेमिंग बेसिकली दो टाइप का कन्वेंशन होता है नेम करने का। एक होता है इस तरीके से हम लोग कन्वेंशन करते हैं, इसको हम लोग स्नेक केस कहते हैं, एंड इसको हम लोग कैमल केस कहते हैं, राइट। इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर वेरिएबल को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि कोई भी वेरिएबल जो होता है वो कीवर्ड नहीं हो सकता, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है। ठीक, तो ओवरऑल क्या समझ में आया यहाँ से वेरिएबल नेमिंग रूल्स में। देखो, वेरिएबल को बेसिकली अगर आपको नेम करना है तो आपके पास फुल अलाउंस है, राइट। इसका मैं एग्जांपल परफेक्ट केमिस्ट्री से ही देता हूँ। जनरली केमिस्ट्री में आप एक चैप्टर पढ़ते हो ना, ट्वेल्थ में 11th में IUPAC नेमिंग, राइट। वहाँ पे आप क्या करते हो, बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं उसको नेम करने के रूल्स पढ़ते हो। तो वहाँ पे एक्चुअली आप क्या पढ़ते हो, रूल्स पढ़ते हो कंपाउंड को नेम करने के लिए। बट यहाँ पे कोई रूल ही नहीं है, आप वेरिएबल किसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, आपके पास फ्रीडम है। बस एक सर्टेन रेस्ट्रिक्शन भी है, वो रेस्ट्रिक्शन बस यही है कि आपके पास स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ ये अंडरस्कोर ही है। और क्या रेस्ट्रिक्शन है, आपका जो वेरिएबल होगा वो किसी भी पर्टिकुलर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। समझ में बात, कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं आप वेरिएबल, बट किसी पर्टिकुलर डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते कोई वेरिएबल को। ठीक, तो ये सब क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से। तो वेरिएबल को नेम करने के लिए आपके पास फुल फ्रीडम है, आप डिजिट 0 से लेकर 9 तक यूज कर सकते हैं, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक लेटर्स यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक लेटर यूज कर सकते हैं, राइट। एंड स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ आप अंडरस्कोर ही यूज कर पाएंगे। ठीक, अच्छा, ये रेस्ट्रिक्शन आप किसी के माइंड में आया होगा जरूर, इनफैक्ट आ भी रहा होगा कि ये वाला, चलो रेस्ट्रिक्शन समझ में आए, कंपाइलर डिपेंडेंट चीज है, स्पेशल कैरेक्टर्स को नहीं उन्होंने रखा ज्यादा, स्पेशल कैरेक्टर को वेरिएबल के नेमिंग में, सिर्फ इसी को रखा वेरिएबल के नेमिंग में। बट एक माइंड में जरूर सवाल आता होगा आपको कि डिजिट से क्यों मैं स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ नाम, क्यों, ऐसा क्या दिक्कत है डिजिट्स के साथ अगर मैं नाम लिखना स्टार्ट करूँ अपना, मतलब वेरिएबल को डिफाइन करना चालू करूँ डिजिट्स के साथ, क्या स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा ये वेरिएबल नेम क्यों नहीं हो सकता है। ऑब्वियस बात है, बहुत लोग के माइंड में इस सवाल आएगा। देखो, इसका एक लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है ना वो एक्चुअली लेक्सियल एनालिसिस को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेक्सियल एनालिसिस, इसको फॉलो करता है, राइट। इससे क्या होता है बेसिकली इसमें कि बैक ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं होता है इन लेक्सियल एनालिसिस, बैक ट्रैकिंग इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या पॉसिबल नहीं है हमारे पास, बैक ट्रैकिंग। ठीक, क्या पॉसिबल नहीं है, बैक ट्रैकिंग, ये चीज पॉसिबल नहीं होता है हमारे पास, राइट। हमारा जो हमारे पास डिवाइस है, कंप्यूटर है, वो लेक्सियल एनालिसिस फॉलो करता है, और लेक्सियल एनालिसिस के अंदर बैक ट्रैकिंग क्या होता है हमारे पास, संभव नहीं होता है। अब ये सब चीजें क्या है, मतलब बहुत लोग समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या कह रहे हैं मैं। ठीक, देखो, एक्चुअली लेक्सियल एनालिसिस क्या होता है बेसिकली, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ, कह सकते हैं, सिस्टम्स है जो कंप्यूटर फॉलो करता है जनरली, राइट। इसका मतलब क्या है समझो, देखो, जनरली कंप्यूटर के पास ना दो चीज होती है, क्या चीज होती है, एक वेरिएबल और एक हमारे पास नॉर्मल कांस्टेंट्स, राइट।
फिर से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ डिटेल में। जनरली अगर आपको पर्टिकुलर नंबर देखोगे ना, कंप्यूटर कैसे सोचता है कि ये चीज़ वेरिएबल है कि नहीं? क्या मतलब कुछ तो सोचता होगा ना कंप्यूटर के अंदर, कुछ तो होगा प्रोसेस जिससे वो मतलब उसके माइंड में समझने की क्षमता आती होगी कि नहीं ये पर्टिकुलर चीज़ वेरिएबल है, ये पर्टिकुलर चीज़ वेरिएबल नहीं है। समझ में आई बात? देखो, कहने का मेरा मतलब ये है कि कंप्यूटर किस तरीके से सोचता है, ये बहुत मतलब एक्चुअली क्या है ना, बहुत डीप में जा रहे हैं हम लोग इस चीज़ के लिए, तो हो सकता है बहुत लोग को समझ ना आए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतना डिटेल में जाना नेसेसिटी तो नहीं है, आपको तो बस प्रोग्रामिंग आनी चाहिए ना, राइट। बट मेरा शौक है आपको बताना इतना डिटेल में, इसलिए मैं ये चीज़ डीप में बता रहा हूँ, तो हो सकता है आपको ये चीज़ समझ ना आए, तो नो इशू, क्योंकि आगे कहीं काम नहीं आने वाली है, ठीक। तो आयुष 197, ठीक, मैंने ऐसा कोई नाम लिखा, और सेम मैं यहाँ लिख देता हूँ 197 आयुष। तो उनमें फ़र्क क्या है यहाँ पे, राइट? फ़र्क क्या है यहाँ पे इन दोनों वर्ड में? ऊपर वाला तो वेरिएबल के लिए एकदम फुल्ली सक्सेसफुल है, राइट। नीचे वाला वेरिएबल के लिए नहीं सक्सेसफुल है। क्यों? कारण ये है ना कि कंप्यूटर क्या होता है, जब भी लेक्सिकल एनालिसिस में ये होता है कि कंप्यूटर जब भी किसी भी पर्टिकुलर टर्म को रीड करता है ना, वो कैसे रीड करता है, वो सबसे पहले पहला टर्म रीड करेगा, राइट। दैट इज फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास ए है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले ए को रीड करेगा, ठीक। और जैसे ही वो ए देख लिया तो उसको हमेशा समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये जो चीज़ है ना हमारे पास, ये चीज़ क्या है हमारे पास, एक्चुअली में एक वेरिएबल है। ये जो चीज़ लिखी हुआ आयुष 197 वो क्या हमारे पास वेरिएबल, वो उसको फर्स्ट पॉइंट में समझ में आ जाएगा, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना यहीं पे उसको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या हमारे पास वेरिएबल है। एक्चुअली में कंप्यूटर इस तरीके से ही डिसाइड करता है। हमारे पास जो कंप्यूटर होता है ना, वो महाआलसी आदमी होता है, वो फर्स्ट लेटर देख लेगा और उसी से समझ में आ जाएगा उसको कि ये जो हमारे पास टर्म है वो वेरिएबल है कि नहीं। तो वो आयुष 197 देख के ही वो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक। दिक्कत क्या होगा ना, दिक्कत हमारा यहाँ पे होगा, जैसे ही वो यहाँ पे आएगा, वहां पे आएगा, सबसे पहले देखेगा वन, राइट, वन लिखा हुआ है, तो वन लिखा हुआ है तो उसके दिमाग में आएगा अच्छा वन क्या हो सकता है, कांस्टेंट। उसके दिमाग में यहाँ पे जैसे ही वन आएगा ना, वन, तो वो इसको डिक्लेयर कर देगा कि ये चीज़ क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है। फिर वो 9 पे के पास जाएगा तो अगेन उसको कांस्टेंट दिखेगा, फिर 7 के पास जाएगा उसको अगेन कांस्टेंट दिखेगा, राइट। तो ओवरऑल उसके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है वो क्या है, एक्चुअली में कांस्टेंट वैल्यू है। फिर लेकिन जैसे ही वो ए देखेगा ना, ए, तो उसको समझ में आएगा कि एक्चुअली में कांस्टेंट वैल्यू नहीं, ये एक्चुअली में एक वेरिएबल है, ठीक। तो उसको कब समझ में आएगा, मतलब कंप्यूटर को समझ कब आएगा कि ये जो टर्म लिखा हुआ है 197 आयुष वेरिएबल है, जब वो ए के पास पहुंचेगा, राइट। बट तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्यों देर हो चुकी होगी? क्योंकि बैक ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है। बैक ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं का मतलब समझ में आ रहा है कि अब वो वापस वो चीज़ डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता। वो यहाँ पे 1 पे आया, उसको उसने ऑलरेडी वहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये जो चीज़ है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, राइट? अब वो वापस उस चीज़ को वापस वो यहाँ से उठ के यहाँ पे नहीं आ पाएगा, राइट? 1 पे नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वापस वो ए से लेके 1 पे नहीं आ पाएगा। राइट, तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसलिए इसी कारण से हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं करते हैं डिफाइन करना। यही एक एक्चुअली में मेन रीजन होता है कि हम लोग वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं करते, डिफाइन करते हैं। समझे? तो जनरली जो हमारे पास कंप्यूटर होता है या फिर जो हमारे पास डिवाइस होता है वो क्या होता है, हमारा फर्स्ट लेटर से क्या करता है, जज करता है कि पर्टिकुलर जो चीज़ है हमारे पास वो वेरिएबल है कि नहीं है। तो फर्स्ट जनरली यहाँ पे आयुष में ए लेटर था तो उसने जज कर लिया कि ऑब्वियस सी बात है ये क्या हमारे पास वेरिएबल है। लेकिन 197 देखा तो वन क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए वो क्या करेगा, इसको कांस्टेंट वैल्यू की तरह ट्रीट किया। फिर जब तक ए के पास पता तब पता चला उसको क्या, कि जो हमारे पास 197 आयुष है वो क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है, राइट। बट तब तक बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर नहीं बोलते हैं कि आप काश थोड़ी देर पहले आ गए होते तो हम शायद इन्हें बचा लेते हैं, राइट। तो उसी तरीके से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने कंप्यूटर ने ऑलरेडी उसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया था, राइट। तो ये हमारे पास, इसलिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल को डिजिट से क्या करते हैं, स्टार्ट नहीं करते हैं नेम करना, राइट। अच्छा, अभी इसने केस क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टाइल है लिखने का वेरिएबल को। क्या स्टाइल है कि आप सारे टर्म्स को स्मॉल लेटर में लिखिए और मतलब अगर गैपिंग है तो अंडरस्कोर लगा, जैसे आयुष अंडरस्कोर आर्या, सिया अंडरस्कोर शर्मा, राइट। यहाँ पे मैं कुछ और लिख दूंगा, मेरे एक और दोस्त का नाम लिख लो स्मॉल में, अंकेश अंडरस्कोर राय।
एक वेरिएबल नेम है, ठीक। इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, राइट। ये इस तरीके से डिफाइन करने को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेक केस, ठीक। एक होता है हमारे पास कैमल केस। कैमल केस क्या होता है कि जो वर्ड होता है ना, पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखिए, आयुष एक वर्ड है, उसका पहला लेटर कैपिटल, आर्या दूसरा वर्ड है, उसका पहला लेटर कैपिटल, सिया पहला लेटर कैपिटल, शर्मा पहला लेटर कैपिटल। इनफैक्ट अंकेश कल मैं लिख देता हूँ, कैपिटल ए एंड के ई एस, अंकेश। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है, देर इज नो स्पेस, ध्यान रखना यहाँ पे स्पेस नहीं है आपका, ठीक। अंकेश राय। तो ये हमारे पास के इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। क्या इस तरीके इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैमल केस बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, वेरिएबल नेमिंग रूल्स था, जो आपको मैंने अभी बता दिया, ठीक। फिर हम लोग अब आते हैं डेटा टाइप्स में, ठीक। आज हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ ही लेते हैं, फिर ग्लोबल लोकल वेरिएबल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। देखो एक्चुअली में पढ़ना तो बहुत कुछ है ना इसमें, ये तो एक्चुअली एक पीडीएफ है ऐसे बहुत सारे पीडीएफ आएंगे। देखो अगर मैं मानता हूँ कि बहुत स्लो पढ़ाता हूँ मैं, बट दिक्कत क्या ना कि मैं बहुत डीप में जाता हूँ, तो इसलिए टाइम लगेगा आपको। इंटरेस्ट पे है आपके कि आपको पढ़ना है मेरे से कि नहीं पढ़ना है, ठीक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स होता क्या है डेटा टाइप्स एक्चुअली में नाम से ही पता चल रहा है, जो आप डेटा कंप्यूटर में स्टोर कराना चाह रहे हैं उसके टाइप को बारे में बताता है वो, ठीक। डेटा टाइप्स क्या होता है एक्चुअली में, जो आप डेटा कंप्यूटर में स्टोर कराना चाह रहे हैं, जो प्रोग्राम में आप स्टोर कराना चाह रहे हैं, उसके टाइप्स को ही क्या कहते हैं हम लोग, डेटा टाइप्स कहते हैं। बहुत सारे टाइप के डेटा आप स्टोर करा सकते हैं ना। आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, आप रियल नंबर में यानी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, राइट। इनफैक्ट आप कुछ कैरेक्टर से स्टोर करा सकते हैं, ए बी सी डी, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया, स्टार, अंडरस्कोर, या फिर कोई स्ट्रिंग को स्टोर कराना है। स्ट्रिंग बेसिकली मल्टीपल कैरेक्टर्स, लाइक आयुष, आयुष इज अ स्ट्रिंग, उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ए वाई यू एस एच, 5 लेटर से मिलकर बना है आयुष, तो क्या है हमारे पास, एक स्ट्रिंग है, राइट। तो अगर आपको बहुत सारे डेटा टाइप्स को स्टोर कराना, मतलब जो आप डेटा दे रहे हैं प्रोग्राम में उसको आपको स्टोर कराना है, राइट। तो जो आपका जिस टाइप का आप डेटा दे रहे हैं उस के डेटा, उसी को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, डेटा टाइप कहते हैं। तो ओवरऑल माइंड में क्लियर हो गया होगा कि डेटा टाइप क्या होता है हमारे पास। डेटा टाइप आता है बेसिकली टाइप्स ऑफ डेटा विच यूजर स्टोर इन द प्रोग्रामिंग, ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, राइट। माई इंग्लिश इज गुड। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, डेटा टाइप इंट है, राइट। पहला सबसे डेटा टाइप क्या है हमारे पास, इंट। इंट बेसिकली क्या होता है, डेटा टाइप इंटीजर वैल्यूज को क्या करता है, स्टोर करता है मेमोरी लोकेशन में, ठीक। इंट में बेसिकली अगेन बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग लॉन्ग, इसके अंदर एक और होता है लॉन्ग होता है, ठीक। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉन्ग, लॉन्ग, ठीक। कैपिटल नहीं, लॉन्ग, ठीक। तो अब ये क्या है, शॉर्ट क्या है, इंट लॉन्ग क्या है, लॉन्ग लॉन्ग क्या है। इंट के ही अंदर सब डिवीजन है, ठीक। इंट के ही अंदर क्या है हमारे पास, सब डिवीजन है। तो शॉर्ट भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, सबका अपना अपना रेंज है वैल्यू का स्टोर करना। अगर आप जो नंबर स्टोर कराना चाह रहे हैं वो इस रेंज में आ रहा है, किस रेंज में आ रहा है, बेसिकली इस पर्टिकुलर रेंज में अगर आ रहा है तो आप ये वाला टर्म यूज कर सकते हैं। अगर इस रेंज में आ रहा है तो आप ये वाला टर्म यूज कर सकते हैं। अगर आपका नंबर इस रेंज में आ रहा है तो आप ये वाला टर्म यूज कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बुद्धिमान आदमी आया, महात्मा आदमी, वो बोला कि नहीं भैया मेरा नंबर तो इससे भी बाहर जा रहा है, जो मैं नंबर इंटीजर वैल्यू स्टोर कराने जा रहा हूँ वो इस वैल्यू से, इस रेंज से भी बाहर जा रही है, तो उसके लिए आपको खुद का डेटा टाइप बनाना होगा, राइट। इससे बड़ी वैल्यू अगर आप स्टोर कराना चाह रहे हैं तो आप खुद का डेटा टाइप बनाइए, समझे, क्लियर। अच्छा अब ये वैल्यूज आई कैसे, ये भी बहुत बड़ी सवाल है, राइट। तो इसको भी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो आहिस्ते आहिस्ते, ठीक। यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो जो हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप होता है ना, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग लॉन्ग, राइट। एक्चुअली में जो शॉर्ट डेटा टाइप है उसको 16 बिट्स दी गई हैं। 16 बिट्स बोले तो, बिट्स होती क्या है एक्चुअली वो भी बोले तो, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था इस चीज़ पे कंप्यूटर में, वहाँ पे मैंने बताया था कि जनरली जो हमारे पास सीपीयू होता है ना,
वो कौन सा लैंग्वेज प्रेफर करता है अंडरस्टैंड करने के लिए? बाइनरी लैंग्वेज। वो कौन सा लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज बोले तो 0 और 1 की वैल्यू को ही अंडरस्टैंड करता है। ठीक, तो बेसिकली जो हमारे पास शॉर्ट होता है ना, शॉर्ट, इसका इसके अंदर कितने बिट्स स्टोर किए, तो इसके पास कितने बिट्स होते हैं? 16 बिट्स होते हैं। 16 बिट्स बोले तो ऐसे समझाता हूँ मैं, 16 बिट्स बोले तो यहाँ पे बना के, ये हमारे पास मान लो ऐसे एक बॉक्स है, ठीक, बहुत बड़ा सा ये एक तरीके का बॉक्स है, ठीक। इस बॉक्स में के आप 16 भाग कर, 1 2 3 6 10 11 12 13 14 15 और एक और मैं कर देता हूँ 16। तो बेसिकली ये 16 टाइप के आपके पास बिट्स हैं, ठीक। 16 बिट्स आपके पास क्या प्रेजेंट है। अब हर एक पर्टिकुलर मतलब 16 बॉक्सेस आप देख रहे हैं ना, इस हर एक बॉक्स को आप क्या बोलेंगे? बिट बोलेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रत्येक बॉक्स को आप क्या बोलेंगे? बिट बोलेंगे, ठीक। ये जो एक बॉक्स आप देख रहे हैं ना, इसको आप क्या बोलते हैं? बिट कहते हैं, ठीक। अब इस पर्टिकुलर बिट के अंदर दो वैल्यूज दी जा सकती है, 0 और 1। क्यों 0 और 1 जाएंगे? क्योंकि जो हमारे पास सीपीयू है, मैंने क्या बोला, जो हमारे पास सीपीयू होता है वो कौन सा लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। यानी इस पर्टिकुलर हर एक जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में क्या जा सकता है हमारे पास? 0 या तो 1, यही दो वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू जाएगी, राइट। तो अब सवाल सोचो माइंड में कि टोटल नंबर ऑफ कितने वर्ड, मतलब कितने टोटल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? कॉम्बिनेशन नहीं, एक्चुअली टोटल कितने केसेस हो सकते हैं 1 0 के? आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते थे ना, कि अगर मैं आपसे इसमें सवाल पूछूं कि आपके पास 16 ब्लॉक्स प्रेजेंट है, राइट, और हर एक ब्लॉक में आप 0 या 1 फिल कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मतलब टोटल पॉसिबल नंबर बताइए कितना, मतलब आपके पास केसेस बनेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आप दो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप दो दो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे दो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे दो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे टोटल 16 ब्लॉक्स में आप दो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। यानी ओवरऑल आपके पास टोटल कितने बिट्स, मतलब कितना वैल्यू स्टोर हो सकता है आपके पास ओवरऑल? 2 की पावर 16। कितना स्टोर होगा आपके पास? टू की सॉरी आपके पास कितना वैल्यू स्टोर होगा? 2 की पावर 16 वैल्यू स्टोर सकती है, राइट। 2 की पावर 16 वैल्यू स्टोर होगी, ठीक। 2 टू द पावर, यहाँ पे मैं पावर को इस साइन से रिप्रेजेंट करूंगा, ये जो वो है, एक सेकंड सॉरी, 2 टू द पावर 16, यहाँ पे कितनी पॉसिबल नंबर्स जनरेट हुए? 2 टू द पावर 16 नंबर्स होंगे जो यहाँ पे जनरेट होंगे, ठीक। कितने पॉसिबल नंबर जनरेट होंगे? 2 टू द पावर 16 पॉसिबल नंबर्स जनरेट होंगे यहाँ पे। समझ में आया ये 2 टू द पावर 16 क्या मैं बोल रहा हूँ? जो शॉर्ट होता है हमारे पास डेटा टाइप, उसके अंदर 16 बिट्स होते हैं, यानी 16 ब्लॉक्स प्रेजेंट होता है, और हर एक ब्लॉक में आप 0 या 1 डाल सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल कितने नंबर्स जनरेट हो गए शॉर्ट के लिए? 2 टू द पावर 16 नंबर्स वो क्या कर सकता है हमारे पास? स्टोर कर सकता है। जो शॉर्ट है हमारे पास वो ओवरऑल कितने नंबर स्टोर कर सकता है? 2 टू द पावर 16 स्टोर कर सकता है, ठीक। अच्छा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना स्टोर करेगा, वो सब जानना हो तो देखो, इसके लिए आपको, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू जानना है, ये रेंज कैसे आ रहा है, ये रेंज कैसे आ रहा है वो आपको जानना हो, देखो ये जो फर्स्ट वाला रेंज लिखा है ना, माय मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी, इसके लिए मैं बहुत बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। ये फर्स्ट रेंज बहुत गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली जो फर्स्ट रेंज होगा ना, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट रेंज होगा ना आपका, वो होगा 2 टू द पावर 15 से लेके 2 टू द पावर 15 - 1, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का इसका रेंज होगा। शॉर्ट का रेंज होता है वो 2 टू द पावर 15 से लेके 2 टू द पावर 15 - 1 तक के बीच में होता है, ठीक। ये इसका रेंज होता है। अच्छा, अब सवाल सवाल ये आता है, बहुत लोगों के माइंड में सवाल ये आएगा कि ये रेंज की वैल्यू सर लिख कैसे रहे हैं? सर नहीं, भैया भैया लिख कैसे ले रहे हैं? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही है, कैसे लिख लिए रेंज की वैल्यू? हमें भी सिखाओ। इसमें सिखाना क्या क्या है? ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, राइट। क्यों नॉर्मल सी चीज़ है? देखो, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना स्टोर कर सकता है, उसको समझो।
व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू इट कैन स्टोर। आप हर जगह 1 1 1 डाल दो, 1 1 1 1 1 1। एक्चुअली यहाँ माइनस साइन होगा, सॉरी एक मिनट रुको, यहाँ -2^15 से लेके 2^15 - 1 तक, ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना स्टोर कर सकता है ये, 1 1 1। जब हर बॉक्स में अगर आपने 1 फिल कर दिया है, राइट, जब आपने हर बॉक्स में क्या फिल कर दिया है, 1 फिल कर दिया है, ठीक। तो जब आपने हर बॉक्स में 1 फिल कर दिया है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करेगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, बाइनरी में जब सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बाइनरी में आपका 1 1 1 हर स्पेस में, मतलब हर जितने भी ब्लॉक्स थे, जितने भी बिट्स थे, हर बिट में आपने 1 1 1 डाल दिया, तो वो एक मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करेगा, और उसकी वैल्यू जो होगी वो 2^15 - 1 होगा। अब ये कैसे आती है, इसके लिए आपको डिजिटल डिज़ाइन का लेक्चर देखना पड़ेगा मेरा। जो डिजिटल डिज़ाइन का लेक्चर है ना, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली जो 1 1 1 है ना, ये सारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको आप डिजिटल, देखो ये एक्चुअली हट के डिजिटल डिज़ाइन का टॉपिक है, राइट। इसका जो कन्वर्जन है ना, मेरा लैपटॉप का बैटरी खत्म होने वाला है, इसको चार्ज में लगाना पड़ेगा, राइट। ये जो एक्चुअली जो कन्वर्जन का प्रोसेस है ना, ये हमारा किसका पार्ट नहीं है, कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, सी प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, डिजिटल डिज़ाइन का पार्ट है, ठीक। डिजिटल डिज़ाइन में डिटेल में सिखाया गया कि किस तरीके से आप बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। दिस इज नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, राइट। तो आई एम सॉरी कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये टाइम खाएगा ना, तो इससे वेस्ट करने से, यहाँ पे वेस्ट करने से टाइम अच्छा है कि आप वहाँ पे जाके वीडियो देख लीजिए इसका, ठीक। तो आप इसका रेंज इस तरीके से, अगर कोई मतलब बहुत रटने वाला आदमी है तो वो आराम से रट सकता है। इसमें ये तो समझ में आ गया ना कि कितने वैल्यू स्टोर कर सकता है, कितने पॉसिबल वैल्यू स्टोर कर सकता है, 2^16 पॉसिबल वैल्यू स्टोर कर सकता है, ठीक। तो अब इसकी मैक्सिमम रेंज निकालना है, तो 2 एक कम कर दो, 15 - 1 से लेके -2^15 ये कर दो, राइट। सिमिलरली एक दूसरा डेटा टाइप हमारे पास होता था इंट या फिर लॉन्ग, ठीक। ये इसके पास कितने बिट्स होते हैं, हमारे पास 32 बिट्स होते हैं, ठीक। इसके बाद कितने बिट्स होते हैं, हमारे पास 32 बिट्स होते हैं, ठीक। और तो इसकी जो रेंज होती है वैल्यू की, वो -2^31 से लेके 2^31 - 1 तक होती है, ठीक। सिमिलरली एक और होता है हमारे पास डेटा टाइप लॉन्ग लॉन्ग। इसके अंदर टोटल कितने बिट्स होते हैं, हमारे पास 64 बिट्स होते हैं। तो इसका जो रेंज होता है वो -2^63 से लेके 2^63 - 1 तक होता है, ठीक। तो ये हमारे पास कहानी थी किसकी, डेटा टाइप्स की कहानी थी। तो सबसे पहला डेटा टाइप हम लोग ने इंटीजर डेटा टाइप देख लिया। तो एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, बेसिकली इंटीग्रल वैल्यूज को क्या करता था, स्टोर करता था, ठीक। इंटीजर डेटा टाइप 3 टाइप का होता था, शॉर्ट, लॉन्ग, इसको हम लोग इंट भी कहते हैं, और लॉन्ग लॉन्ग, ठीक। शॉर्ट में कितने बिट्स अलाउड थे, 16। इंट में कितने बिट्स अलाउड हैं, 32। लॉन्ग लॉन्ग में कितने बिट्स अलाउड होते हैं हमारे पास, 64, ठीक। इसका रेंज आपने इस तरीके से निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डेटा टाइप पे, दैट इज फ्लोट एंड लॉन्ग डबल, ठीक। फ्लोट डेटा टाइप पे आते हैं। जैसे कि इंट हमारे पास डेटा टाइप था, ये क्या स्टोर करता था, हमारे पास इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता था। जो हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप होता है, वो क्या स्टोर करता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करता है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को बोले तो डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक। कौन सी वैल्यूज को स्टोर करता है, डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक। फ्लोट का जो मतलब नंबर ऑफ बिट्स इसके पास होते हैं वो 32 बिट्स होते हैं, और इसका रेंज एक्चुअली में ये होता है। अच्छा, इसका रेंज यहाँ पे जैसे इस तरीके से मैं निकालूंगा ना, वहां पे मैं डिजिटल डिजाइन में बताऊंगा तरीका। ऑब्वियस बात है, अगर आपको इसका तरीका जानना है कि कैसे ये रेंज आया, तो आप डिजिटल डिजाइन प्लीज रेफर करिए, ठीक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में, स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही है डिजिटल डिजाइन की, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। और इनफैक्ट अगर कोई हमारे पास सी का बच्चा है, राइट, कोई अगर सी प्रोग्रामिंग सीख रहा है, तो उसको उसको डिजिटल डिजाइन आगे पढ़ना है, तो आप यहाँ से ही पढ़ लीजिए। ये प्रमोशन हो गया क्या, नो नो, दिस इज नॉट फॉर प्रमोशन, राइट। जस्ट रेफर कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप, मतलब आपकी इच्छा है, राइट। मैं तो ऐसे कुछ बोलता भी नहीं हूँ। देखो फ्लोट जो हमारे पास होता है ना, फ्लोट जो डेटा टाइप होता है, वो क्या होता है, हमारे पास डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक। तो फ्लोट के अंदर कितने बिट्स होते हैं हमारे पास, एक्चुअली में 32 बिट्स होते हैं, और इसकी जो रेंज ऑफ वैल्यू होती है वो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, इसको रेंज आपको ध्यान में
रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, इसका कोई कैलकुलेशन मतलब टेक्निकल नो हाउ नहीं है, इसका आर्बिट्ररी रेंज की वैल्यू आती है। अब क्यों आती है इसका आर्बिट्ररी रेंज की वैल्यू? इसका मेन रीजन हमारे पास ये है कि जो फ्लोट होता है ना उसके, देखो ये तो नॉर्मली इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा था तो आप इस तरीके से कर देंगे, लेकिन जब आप डेसिमल वैल्यूज के लिए भी मतलब क्या करेंगे ना, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, तो वो चीज़ एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है, राइट। तो इसलिए आपको ये पर्टिकुलर वैल्यू को समझने में दिक्कत होगी, ठीक। वो मैं हो सकता है मे बी डिजिटल डिजाइन में बता दो, बट दैट्स ऑल्सो मतलब above the scope of मतलब अंडरस्टैंडिंग, आप समझ नहीं सकते उस चीज़ को, राइट। तो फ्लोट में जो बिट्स होते हैं इसके पास, वो क्या होता है हमारे पास 32 बिट्स होते हैं, और इसका जो रेंज होता है वो ये होता है, ठीक। अच्छा, इसके अंदर एक और होता है हमारे पास लॉन्ग डबल। अच्छा, इसको हम लोग डबल भी कह सकते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डबल भी कह सकते हैं। डबल का भी सेम केस होता है, DOUBLE, डबल। डबल का भी क्या होता है हमारे पास, सेम केस होता है, उसके पास भी 32 बिट्स होते हैं और इसका भी रेंज क्या होता है, एग्जैक्टली यही होता है, ठीक। लॉन्ग डबल में कितने बिट्स होते हैं हमारे पास, 64 बिट्स होते हैं, ठीक। एंड इसका जो रेंज होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये होता है, ठीक। तो हमने दो डेटा टाइप के बारे में पढ़ लिया, इंटीजर डेटा टाइप एंड फ्लोट डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप बेसिकली इंटीग्रल वैल्यू को स्टोर करता है, फ्लोट डेटा टाइप हमारे पास क्या होता है, डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक। अब आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप बेसिकली जो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं ना, ABCDEFGH, ये सब क्या है हमारे पास, एक छोटे छोटे जो एक सिंगल टर्म्स। कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है हमारे पास, सिंगल टर्म को स्टोर करता है। देखो, आप कैरेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से स्टोर रिप्रेजेंट कर सकते हो, और एक डबल इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। कैरेक्टर को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वेयर इज माय सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एक्चुअली चश्मा लगने के बाद ना बहुत दिक्कत होता है। हम्म ए, सॉरी, ये रहा, ठीक। तो ये हमारे पास ए है। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये हमारे पास बी है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है। ओह सॉरी, एक सेकंड रुको, यहाँ पे कुछ और बताना था मेरे को, BIRD, बर्ड, चलो, ठीक। देखो, कैरेक्टर को आप दो तरीके से क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। कैरेक्टर टाइप बेसिकली जो हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं ना, आप उसको स्टोर करता है, ठीक। तो कैरेक्टर आपको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और एक डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, राइट। जो हमारे पास सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहां पे आप सिर्फ एक ही लेटर को या फिर एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आप ए लिख सकते हो, राइट। अगर आप कहीं जाके ये चीज लिख दे रहे हो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर AYUSH, तो ये क्या है हमारे पास, पाप है, पाप। कंपाइलर एरर रीड कर देगा, कंपाइलर क्या करेगा, इसमें एरर दे देगा आपको, ठीक। जब भी आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाए तो उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, इनफैक्ट कैरेक्टर के अंदर नंबर्स भी आप स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिमिट है उसका, ठीक। तो कि जब भी आप कैरेक्टर वर्ड यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया, ABCD हो गया, कुछ डिजिट्स हो गए 0 से लेके 9 तक, राइट, वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक। अगर सिंगल कैरेक्टर है तो आप मतलब सिंगल ही स्टोर करोगे, मतलब सिंगल एलिमेंट स्टोर करोगे। अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करना, कोई भी चीज जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आती है ना, तो स्ट्रिंग कहलाते हैं, तो आप यहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो इस तरीके से, ठीक। तो अगर कोई मल्टीपल वर्ड्स आपको स्टोर करना है, फिर मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करना है, तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखें, जिससे हम लोग स्ट्रिंग भी कहते हैं, ठीक। और अगर सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं, ठीक। कैरेक्टर के अंदर टोटल कितना होता है हमारे पास, 8 बिट्स होता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है वो रेंज -2 से लेकर 2 तक होती है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास एक डेटा टाइप होता है बूल डेटा टाइप। उसकी भी जो नंबर ऑफ बिट्स होती है वो हमारे पास 8 होती है, और इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेके 0 और 1 होता है, या तो 0 हो देगा आउटपुट या फिर ये 1 देगा आउटपुट, ठीक। अच्छा, उसका रीजन बूल डेटा टाइप होता क्या है, बेसिकली बूल डेटा टाइप इज लाइक ट्रू एंड फॉल्स, राइट। बूल डेटा टाइप जो होता है हमारे पास वो ट्रू और फॉल्स टाइप का होता है। अगर वैल्यू मतलब नहीं होता, जैसे सपोज एक मैं आदमी हूँ, मैं सिंगल हूँ, मान लो एक स्टेटमेंट आया तुम्हारे पास, आयुष इज सिंगल, बूल डेटा टाइप लगा दो ट्रू, तो आउटपुट क्या दे देगा, ये 1 दे देगा, राइट। सिमिलरली आपको दूसरा बोल दो, राहुल गांधी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो बूल लगा दोगे आप, तो आउटपुट क्या देगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स स्टेटमेंट, तो आउटपुट क्या देना चाहिए, इसको 0 देना चाहिए, ठीक। तो बेसिकली बूल डेटा टाइप क्या होता है, ट्रू फॉल्स बताता है, तो आउटपुट उस हिसाब से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक। इनफैक्ट बूल डेटा टाइप के अंदर आप कोई नॉन जीरो नंबर इनपुट डालते हो, नॉन जीरो नंबर अगर आप इनपुट डालते हो तो आउटपुट क्या देगा हमारे पास, नॉन जीरो नंबर अगर आप इनपुट डाल रहे हो तो आउटपुट देगा 1,
अगर आपने इनपुट में नॉन जीरो नंबर डाला है, राइट, तो ये क्या देगा, आउटपुट 1 देगा। अगर आपने 0 नंबर डाला है तो आउटपुट ऑब्वियस सी बात है क्या देगा, ये 0 देगा। ठीक, सिमिलरली ट्रू स्टेटमेंट रहता है तो ये आउटपुट क्या देता है हमारे पास 1, एंड फॉल्स स्टेटमेंट रहता है तो ये आउटपुट क्या देता है हमारे पास 0। ठीक, तो ये बूल डेटा टाइप का है, इसको हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। अगर आपको प्रोग्राम में बूल डेटा टाइप यूज करना है तो आप एक हेडर फाइल यूज करते हो। यहाँ पे एक हेडर फाइल को आपको लाना पड़ता है, दैट इज हैश इंक्लूड std bool डॉट एच, हैश इंक्लूड std bool डॉट एच। इस फाइल को आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। आप हैश इंक्लूड std डॉट एच लिखोगे, साथ साथ हैश इंक्लूड std bool डॉट एच भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप बूल डेटा टाइप को क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। क्योंकि जनरली जो हमारे पास सी प्रोग्राम होता है ना, वो बूल डेटा टाइप को अपने मतलब जो कंपाइलर होता है वो बूल डेटा टाइप को क्या करता है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, इसलिए आपको std bool डॉट एच फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है, जिससे वो बूल डेटा टाइप को भी क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक, बट ये जो इनबिल्ट होता है ना ट्रू फॉल्स वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो ऑलरेडी कंपाइलर के अंदर बिल्ट होती है, बट बूल डेटा टाइप बिल्ट नहीं होता है। समझ में आए बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये जो ट्रू फॉल्स वाली जो बात होती है ना, कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये कंपाइलर के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, मतलब 1 और 0 आउटपुट दे देगा कंपाइलर, बट जो हमारे पास बूल डेटा टाइप है वो इनबिल्ट नहीं होता है इसके अंदर। समझ में आए बात, इसको समझेंगे इस स्टेटमेंट को जब आप आगे पढ़िएगा ना प्रोग्रामिंग, तो और मैं एक बार जब इसका एग्जांपल दूंगा तो आपको और उसमें क्लियरिटी होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे। ठीक, तो ये स्टेटमेंट को एज इट इज नोट कर लीजिए कि बूल डेटा टाइप इज नॉट एक्चुअली अंडरस्टूड बाय कंपाइलर, बट कंपाइलर कैन डू द ऑपरेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स विदाउट बूल। विदाउट बूल, आपको बिना बूल का यूज किया आप ट्रू और फॉल्स का ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बूल डेटा टाइप ट्रू और फॉल्स का ऑपरेशन करता है, प्लस कुछ और भी बेनिफिट्स देता है, जैसे आपने कोई इनपुट नॉन जीरो नंबर दिया तो वो आउटपुट 1 दे देगा, जीरो दिया है तो 0 दे देगा, राइट। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, बूल डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। ठीक, मतलब बूल डेटा टाइप के अंदर और भी बहुत सारे फीचर होते हैं, ट्रू फॉल्स एक फीचर है, प्लस और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। दिस जस्ट लाइक एन एग्जांपल कि अगर सपोज बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे जनरली आप कोई पर्टिकुलर लैपटॉप लोगे ना, तो उसके अंदर एक ब्राउजर इनबिल्ट होता है, वो क्या होता है हमारे पास, बिंग, राइट, वो इनबिल्ट होता है, मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है इनबिल्ट होता है। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, गूगल क्रोम को डाउनलोड करते हैं ना, वही सेम चीज यहाँ पे भी है कि कंपाइलर के अंदर ट्रू फॉल्स वाली प्रॉपर्टी है, बट हम लोग यूज करने के लिए भूल यूज करते हैं। ठीक, वही वाले केस है, वो है यहाँ पे। समझ में आई बात। तो हमने यहाँ पे डेटा टाइप्स के बारे में क्या हुआ, डिस्कस कर लिया, इंट, फ्लोट, कैर और बुल। अच्छा, इनको हम लोग बेसिकली ये जो हमारे पास इंट, फ्लोट, कैर और बुल हो गया ना, इनको हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। ठीक, बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जनरली सी कंपाइलर के अंदर क्या होता है हमारे पास, प्रेजेंट होता है पहले से ही। एक होता है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, पॉइंटर्स हो गए, एरेज हो गए, इनफैक्ट जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं वो भी इसके अंदर क्या हो जाता है हमारे पास, प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो इसको जब हम लोग आगे पॉइंटर्स पढ़ेंगे, एरेज पढ़ेंगे, तो उसके बारे में वहाँ पे हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज के लिए हम लोग डेटा टाइप्स पे ही क्या करते हैं, अपना लेक्चर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। 1 बज रहा है रात का, राइट, सो बाय बाय।